जी, तो संयुक्ता की ओर से आयोजित सखी सहेली कार्यक्रम जो हम हर मंगलवार को दोपहर को 3 बजे रखते हैं, उसमें आज की हमारी अतिथि हैं आदरणीय मनीषा शर्मा जी। मनीषा दीदी, बहुत-बहुत स्वागत है। आप एक जाना-माना नाम है, भजन सरिता की संस्थापिका हैं, गणगौर ग्रुप से जुड़ी हैं और आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जो इतनी सारी बहनों को आप जोड़कर एक साथ चलती हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है संयुक्ता की ओर से। और जो नई बहनें जुड़ी हैं उन्हें बताऊं मैं कि हमारा इंदौर की जो अखिल भारतीय नामती ब्राह्मण महासभा की जो इंदौर इकाई है, उसका नाम हमने दिया है संयुक्ता, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बहनों को जोड़ करके और हम लोग पूरे इंदौर की बहनों को प्रतिनिधित्व दे करके और हमने एक कार्यकारिणी बनाई है और आदरणीय मनीषा दीदी उसमें हमारी मार्गदर्शक भी हैं। उसकी ओर से हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं हर मंगलवार को, जिसमें अपने ही समाज की जो विदुषी महिलाएं हैं जो क्षेत्र विशेष में कोई विशेषज्ञता रखती हैं उनको आमंत्रित करते हैं और उनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं, उनके ज्ञान का और अनुभव का लाभ उठाते हैं। तो आज की हमारी अतिथि आदरणीय मनीषा शर्मा दीदी का मैं पूरे इंदौर इकाई की ओर से स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन करती हूँ। और कार्यक्रम का की शुरुआत हम हर बार ईश्वर की वंदना से करते हैं। तो आज मैं आदरणीय विनीता शर्मा दीदी को आमंत्रित करूंगी, वे भगवान को याद करके और हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करें। विनीता शर्मा। नर्मदे हर सभी को। सबसे पहले तो मैं नर्मदे हर, और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो योग में अपना जो प्रथम कदम जो रखा था, तो मेरी जो मार्गदर्शक थी, मेरी गुरु थी, वो मनीषा दीदी है। अरे तो मेरे गुरु को भी मेरा प्रणाम। बहुत बढ़िया। तुमने लगन थी इसलिए तुमने करा। पर जीजी आंगड़ी बताना वाला तो आपत था नहीं। तो हमारे सबके जब हम लोग योग करते हैं तो हमारे गुरु हैं पतंजलि मुनि, उनके लिए मैं एक प्रार्थना कर रही हूँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभसे प्राप्य यथाशक्ति निरन्तरं यथाशक्ति निरन्तरं यथाशक्ति निरन्तरं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय दीदी को स्वागत एक बार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता दीदी, आपने वंदना से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत की है। ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, मौका दिया हमारे गुरु को। ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और सब बहनें स्वस्थ और सुखी रहें, उनके निरोगी काया की कामना करते हुए मैं आदरणीय मनीषा शर्मा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। मनीषा दीदी, आज का हमने जो टॉपिक रखा है वो योग और प्राणायाम का महत्व रखा है। उसके पहले मैं थोड़ा सा आप परिचय जानना चाहूंगी अपना। वैसे तो आप वेल नोन हैं, सभी आपको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, पर फिर भी आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए और आपकी योग यात्रा के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी योग यात्रा कैसे शुरू हुई। हमारे पास में ही मेन रोड पर योग विद्यापीठ है जी। तो पड़ोस में एक दीदी रहती है, उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी वहां पर योग की शिक्षा दी जाती है, तो अपन चले एक दिन। अब मैं उनके साथ गई, उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया और वहां जाके वो तो नहीं गए और मैं उसके पास से जुड़ गई। अरे रास्ता दिखाने आई थी आपको? वो रास्ता दिखाने आई थी। जी जी। तो पहले तो मैं योग गुरु पतंजलि महर्षि पतंजलि को प्रणाम करती हूँ। फिर स्वामी अवधेशानंद जी मेरे गुरु हैं, उनकी कृपा से ही मैं योग शिक्षा ग्रहण कर सकी।
फिर मेरे योग विद्यापीठ के समस्त योग शिक्षक जिन्होंने मुझे बहुत ही बारीकी से वो योग के महत्व को समझाया, तो उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और फिर वीणा को प्रणाम करती हूँ। अरे! इस शुक्र है आपको। लायक आमंत्रित किया मुझे। आपका और फिर आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, ये बड़ी और, बात है कि और फिर आप सभी बहनों को प्रणाम जी। जो इसके अधिकारी हैं और सुनने के लिए यहाँ इस पटल पर बैठी है। ये सब हमारा सौभाग्य है कि हम आपके ज्ञान का लाभ उठा पा रहे हैं। इतना कोई ज्यादा ज्ञान तो है नहीं, पर जितना है थोड़ा उतना दे दूंगी बस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दीदी आप परिवार के बारे में भी बता दीजिए थोड़ा। परिवार साथ में जुड़ी हैं जो जा मेरे हम ब्राह्मण गांव के मूल निवासी ब्राह्मण गांव के रहने वाले हैं, तवाना बड़वानी जिला ब्राह्मण गांव के। और मेरे पति जगदीश चंद्र शर्मा, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी ऋचा शुक्ला यही शुक्ला परिवार में दी हुई है, महेश जी शुक्ला के हैं, आभा शुक्ला पहचानते होंगे आप लोग इनको भी। जी, जी। और एक बेटा है, बेटे का ससुराल भी यही है चतुर्वेदी परिवार में, भाभी जी है यहाँ पर उपस्थित रंजना जी चतुर्वेदी। नमस्ते, नमस्ते। एक पोता है, एक पोता एक नाती है, दोनों बच्चे एक एक बेटे। जी। और 50 वर्ष की उम्र के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे तबीयत गड़बड़ रहती थी, तो ऐसा लगा कि नहीं कुछ तो योग के द्वारा ही अपने को स्वास्थ्य सुधार करना है। जी। और पास में सुविधा भी थी, हुँ, हुँ। तो मैंने सोचा दवाई गोलियां लेने के बजाय अपन इससे जुड़े, योग से जुड़े और जी, उसके द्वारा ही अपने स्वास्थ्य में सुधार करें। जी। तो वो ऐसी लगन थी, वहां गई, 3-4 बार गई, थोड़े दिन जाना फिर नहीं जाना। उसके बाद मैंने मन में सोच लिया कि मुझे इसकी शिक्षा ग्रहण करना है और मुझे भी योग शिक्षक बनना है। जी, जी। बस जाके वहाँ फॉर्म भर दिया और 1 साल का कोर्स करा, हुँ, योग और नेचुरोपैथी, जी। प्राकृतिक चिकित्सा, ये दोनों का कोर्स किया। और मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले वहाँ पर, हाँ, जिन्होंने योग के महत्व को बहुत अच्छे से समझाया। जी। तो दीदी आज का टॉपिक जो है वो यही है कि हम हमारे लिए योग और प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो सबसे पहले आप उस पर प्रकाश डालें कि योग और प्राणायाम विशेषकर महिलाओं के लिए क्यों इतना ज़रूरी है? आजकल सबसे पहले तो काम इतने ज्यादा होते ही नहीं, सब मशीनों द्वारा काम हो रहे हैं। जी, सही बात। और बस दिन भर बैठे रहते हैं और मोबाइल हाथ में आ गए अब। जी, तो शारीरिक व्यायाम कुछ नहीं होता है, दिन भर मानसिक काम ज्यादा होता है, शारीरिक कम होता है। जी, तो उस कारण आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही है। और योग के द्वारा अपन मन और शरीर मतलब आत्मा और शरीर दोनों को आपस में मतलब दोनों मिलते हैं, जुड़ते हैं दोनों। जी, तो उस कारण अपन को जल्दी इससे फायदा होता है। और आजकल बीमारियां मानसिक पहले होती है, शारीरिक बाद में होती है, पहले मन से बीमारियां होती है। और सभी दौड़ भाग के अभी ये चल रहा है सब, उसमें तनाव बहुत ज्यादा रहता है और बीमार पड़ते हैं। तो योग के द्वारा अपन जल्दी इसमें सुधार कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य में। जी, इसमें बहुत अच्छी, वो प्राणायाम के द्वारा भाई प्राण तो भाई प्राण है तो सब है, श्वास है तो आस है, शरीर है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जी, तो प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, केवल दवाई गोलियों के सहारे अपने को अपन शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। जी, जी। तो दीदी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत सालों से योग कर रहे हैं लेकिन हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो उसके जो आसन होते हैं उनका सही तरीका क्या होता है? या सही तो तरीके, गलत तरीके से करते हैं शायद? बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं। और इसके जो 8 अंग है, जैसे कुछ भी अपन करते हैं, अब जैसे समाज के आप ये संयोगता चला रहे हो, तो इसके लिए आपको सहयोगियों की जरूरत रहती है। बिल्कुल। कोई भी ग्रुप अपन चलाएं, हुँ, अकेले नहीं चला सकते। ऐसे योग भी इसके अंग है, महर्षि पतंजलि ने इसके 8 योग के अंग दिए हैं, हुँ, प्रतिपादित किए हैं योग के अंग। तो वो अगर अपन उनको अपने जीवन में लें हुँ, तो अपन को जल्दी फायदा होगा। केवल हाथ पैर हिलाने से और व्यायाम करने से कुछ नहीं होगा, अपन करा करेंगे पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो इसके नियम है, यम नियम सूत्र है इसके, सॉरी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अच्छा। तो इसको अपन को और इसमें शुरू के 2 ही अगर अपन अच्छे से समझ लिए, यम और नियम, बस ये 2 भी अगर मतलब सीढ़ियां हैं, जी। सबसे पहली सीढ़ी यम है और फिर नियम है। अगर अपन ने ये 2 को ही समझ लिया हुँ, हुँ। तो फिर अपन जो भी आसन करेंगे वो अच्छी तरह से कर सकते हैं।
और अपने को लाभ मिलेगा। हाँ, तो ये क्या होता है यम और नियम? यम होता है सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मतलब सत्य बोले, हम्म अहिंसा मतलब मन वाणी किसी से भी किसी का मतलब हिंसा न करे। ऐसा नहीं कि अहिंसा मतलब किसी की हत्या करना। हम्म तो अपन फिर ये करते हैं ना तो मन में दुखी होते हैं, विचलित हो जाते हैं हम्म और फिर बीमार पड़ते हैं। हम्म सत्य का भी भाई झूठ बोले और अपन फिर परेशान होते हैं। जी और सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य मतलब जो ब्रह्म द्वारा बनाए हुए सूत्र हैं, जो ज्ञान दिया हुआ है ब्रह्म के द्वारा, उसको अपने आचरण में लाए। हम्म तो अपन पढ़ लेते हैं और उसको आचरण में नहीं लाते हैं। जी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सॉरी अस्तेय नहीं, अस्तेय मतलब किसी की चोरी नहीं करना। मतलब चोरी ऐसा कि किसी के भी किसी भी वस्तु पे अधिकार न जमाना, अच्छा उसको अस्तेय कहते हैं, चोरी नहीं करना। जी और अपरिग्रह मतलब चीजों का भंडारण। हम्म अपन बहुत सारी चीजों का भंडारण, भौतिक चीजों का, भौतिक सुख सुविधाएं मतलब अपने को संतुष्टि मिलती ही नहीं है। हाँ वो खरीदते रहते हैं, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, और फिर परेशान होते हैं क्योंकि उनका वो थोड़ी देर का ये तो क्षणिक सुख है। हम्म और बस फिर उनको अपने को कहाँ रखना, क्या करना, अरे अभी तो बहुत दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, परेशान होते हैं और फिर सारा मन उसी में उलझा रहता है। मन उसी में उलझा रहता है। जी तो अपन मन से ही तो बीमार पड़ते हैं, मेन अपना मन ही है। सही ये यम है। और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। हम्म तो तप मतलब अपन साधना द्वारा अपने तप मतलब जो भी कुछ अपन साधना करते हैं तो तप के द्वारा उसको मतलब साधना कुछ भी अपन जो मतलब कुछ भी नियम व्रत जो भी अपन कर रहे हैं, शरीर को तपाना मतलब तपते हैं। हाँ हाँ, तो उसके द्वारा इंद्रियों पे कंट्रोल करना, कंट्रोल करना तो तप के द्वारा ही ये होगा। बिल्कुल और स्वाध्याय मतलब सदग्रंथों का अध्ययन। जब सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उनको हम्म आचरण में लाएंगे तो ही अपन अपने विचारों में परिवर्तन आएगा। बिल्कुल उसमें गीता महत्वपूर्ण है। अच्छा भगवत गीता को, हाँ, गीता का मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, अरे 18 अध्याय पढ़ लिया छुट्टी। उसको मतलब उसका गहन अध्ययन करना है। अच्छा हाँ, व्याख्या सहित उसको पढ़ें और फिर उसको अपने आचरण में लाएं। आचरण में लाना सबसे हाँ, बड़ी बात यही है कि पढ़ के आचरण में लाना। आचरण में। सिर्फ पढ़ करके कथा की तरह या कहानी की तरह पढ़ना नहीं है हमको। हाँ, जो भी हम धार्मिक चीजें पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, हाँ, सभी में उपदेश छुपे रहते हैं और उनको हमको आचरण में लाना। आचरण, हाँ, शोच, संतोष, तप। शोच, सॉरी में शोच का बताने मिल गया, शोच और संतोष का नहीं बताया। शोच मतलब आंतरिक और बाह्य शुद्धि। अच्छा हाँ, मतलब आंतरिक मतलब अपने ही मन के विकार जो रहते हैं, जी इनकी शुद्धि करना, वही अपने को परेशान करते हैं। जी और अपने अंदर जो मल मूत्र जमा रहता है हम्म उसकी शुद्धि करना, उसको बाहर निकालना, मतलब मल मूत्र के वेग को रोकना नहीं। अच्छा हाँ, तो ये ये जरूरी है। अगर ये नहीं अपन करेंगे तो अपन बीमार पड़ेंगे। बिल्कुल और संतोष, संतुष्ट रहना, हम्म संतुष्ट सदा सुखी कहते ही है। बिल्कुल संतुष्ट रहें तो बीमार नहीं पड़ेंगे। जी जी तो शोच, संतोष, तप, तप का तो बता ही दिया। जी शोच, संतोष, तप और ईश्वर प्राणिधान मतलब जो भी, स्वाध्याय सॉरी, हाँ, स्वाध्याय स्वाध्याय। हाँ, स्वाध्याय का बता दिया कि अपन इसमें सदग्रंथों का अध्ययन और फिर ईश्वर प्राणिधान मतलब अपन जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं, वो सब अपन ईश्वर को समर्पित करो। जी पूरी मतलब शरणागति, ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति। हम्म तो ये नियम है। तो ये यम और नियम, ये दो चीजों को अपन ने अगर अपने जीवन में आचरण में लिया है, जीवन में धारण किया, तो अपन फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा हाँ। और फिर उसके बाद आसन करेंगे तो सुविधा होगी, आसन सही तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल तो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ इंद्रियों पे नियंत्रण है। हाँ, आपके मन पर नियंत्रण है, हाँ, संतुष्टि होना जरूरी है आपके मन में। हाँ, बुरी भावनाएं ना हो मन में। हाँ, ये चीजें पहले अगर हो, उसके बाद में अगर हम योग या आसन करते हैं तो वो हाँ, दोगुना लाभ देते हैं।
और इन सब में महत्वपूर्ण है स्वाध्याय। जी। बस स्वाध्याय अगर अपना निरंतर चलता रहेगा तो सब मन के विकार भी दूर हो जाएंगे। जी। तो अभी हमको प्रारंभिक स्तर पे हमको ये 2 नियम और नियम है, इन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। इन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, जी। क्योंकि पूरा हम एक साथ कभी वो करेंगे तो फिर पहला भी भूल जाएंगे। जी, हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमको ये 2 पहले के जो 2 भाग हैं, अगर हाँ, हमने उन दोनों को पूरी तरह से अपना लिया, हाँ, तो पर्याप्त है हमारे लिए शायद। पर्याप्त है। और फिर आसन, और आसन मतलब ये सब योगासन करो, प्राणायाम ये करो। आहार, आहार मतलब सात्विक आहार लेना। जी, आहार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, हाँ, सही है। और प्रत्याहार ये जो भी अपन स्वाध्याय और ये सब करा है तो उसको अपने अंदर धारण करना, अच्छा। अंदर की ओर उतारना उसको। फिर अब उसको एक जगह चित्त को स्थिर करना, धारणा है। हुँ, ध्यान उसको और आगे ऊंचे लेवल पे ना ध्यान और फिर समाधि तक पहुंच जाएंगे। जी, जी, बहुत आगे अपन पहले यम नियम को अच्छी तरह से अपने आचरण में लाएं, बिल्कुल। आसन अच्छी तरह से करते बनेंगे फिर। जी। दीदी हठ योग क्या होता है? हठ योग किसे नाम दिया जाता है? हठ योग में कठिन आसन होते हैं, ये अपन हाँ हाँ, इसमें अपने इसके योग के द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है। अच्छा, हाँ, उसको हठ योग बोलते हैं। हठ योग कहते हैं। और अपन क्या शुरुआत में सूक्ष्म व्यायाम या प्राण क्रियाएं उनके द्वारा अपने शुरुआत करना चाहिए, फिर उसके बाद हठ योग की क्रियाएं आती है। अच्छा, सबसे पहले तो शरीर को अपन को लचीला बनाना है। हाँ। तो दीदी जो अगर कोई शुरू करना चाहता है योग सीखना या योगासन रोज करना अपने दैनिक दिनचर्या में, हाँ हाँ, तो उससे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले प्राण क्रियाओं से शुरू करना चाहिए। जी। उससे क्या रहता है, अपने लंग्स में दूषित वायु जमा रहती है। अपन श्वास लेते हैं ना तो पूरी तरीके से श्वास बाहर निकल नहीं पाती है हुँ, और वह अंदर तक जाती है। जी। अपन है ना आधी ही श्वास लेते, हमेशा आप अनुभव करना है जब भी श्वास लेते तो मतलब फेफड़ों के निचली अंतिम छोर तक नहीं जाएगी, वो हाँ, ऊपर ही ऊपर जाएगी। अच्छा। तो प्राण क्रियाओं के द्वारा फेफड़ों का अंतिम छोर भी मतलब वहां तक श्वास पहुंचेगी और उससे सफाई होगी। तो हाँ, प्राण क्रियाएं बहुत जरूरी है। जी, जी। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे दोनों पैर पास पास करके खड़े हो जाना है और अच्छा, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। अच्छा। धीरे धीरे ऊपर ले जाए हुँ, श्वास भरते हुए, और थोड़ा सा पीछे की ओर झुके, थोड़ा सा, हुँ, हुँ, और भी दृष्टि को ऊपर करें। हुँ, तो श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे लाना है। तो नीचे। नीचे झुकना नहीं है, केवल बस आगे लाके हाथों को छोड़ देना है। अच्छा, और जब अपन ऊपर जाएंगे ना तो पंजों के बल आना है, अच्छा, और नीचे आएंगे तो एड़ी के बल। अच्छा, हाँ, तो इसमें क्या रहेगा, लंग्स का ऊपरी भाग जो है वो दूषित वायु से रिक्त होगा। अच्छा, ये आवृत्ति 10 बार करना है। जी, धीरे धीरे श्वास भरते 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 धीरे धीरे ऊपर जाना है, ये सही है। अच्छा, फिर धीरे धीरे नीचे आना है। हुँ, ये लंग्स का ऊपरी भाग दूषित वायु से अवरिक्त हुआ तो शुद्ध वायु प्रवेश करेगी उसमें, है ना। ये अपना ऊपर का भाग खाली हुआ। अब जी, अपने को लंग्स का मध्य भाग खाली करना है। हुँ, दोनों हाथ सामने करना है, खड़े खड़े करना है, ये सब क्रियाएं दोनों हाथ आगे करके और दोनों पैरों में 5 से 6 इंच की दूरी करना है। और अच्छा, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ये दूरी बनाना है, विस्तार करना है ये, और थोड़े से पीछे होना है। और ये सब क्रियाएं धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। अच्छा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर लाना है। ये क्रिया भी 10 बार करना है। हुँ, और मन में ये कल्पना करना है कि ब्रह्मांड की समस्त शुद्ध वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। मतलब अपनी भावनाएं भी उस समय से जुड़ी हुई रहना चाहिए। हुँ, हुँ, 10 बार ये आवृत्ति करना है। ये। हुँ, अब लंग्स का नीचे का भाग खाली करना है, आभार, निचला भाग। तो श्वास भरते हुए बगल से दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और हथेली के पृष्ठ भाग को आपस में मिलाना है, इस प्रकार ऐसा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है, एकदम धीरे 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 धीरे। इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, अच्छा, क्योंकि अपन ऊपर हाथ ले गए, ब्लड सर्कुलेशन अपना विपरीत दिशा में, हुँ, कि झटके से करेंगे तो एकदम से नीचे आएगा। धीरे 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 10 आवृत्ति ये करना है। जी, ये अपने लंग्स के 3 भाग खाली हुए हाँ, हाँ, ना।
अब लंग्स को झटके से मतलब इसमें से दूषित वायु अपने को बाहर निकालना है। अच्छा। तो उसमें एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ना है। और थोड़ा सा मैं करके बताती हूँ। दिख रहा है? हाँ, देख। एक पैर को आगे करना है, दाएं हाथ से बाहर की कलाई पकड़ना है और थोड़े से धड़ को से आगे की ओर लाना है और श्वास को झटके से लेना और छोड़ना है, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। अच्छा। 20 बार करना है। अच्छा। फिर दूसरी तरफ से करना है। 20 बार ये कर लिया। फिर दोनों हथेलियां घुटने पे रखना है। अच्छा। फिर 20 बार करना है। और ये क्रिया करेंगे दृष्टि भूमध्य, तो लाइन में साथ ही साथ होता जा रहा है। अच्छा। अब जो भी कुछ बच्चे कुछ ही दूषित वायु है, उसको झटके से अपने को बाहर निकालना है ना? तो श्वास भर के बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाना है और झटके से कस के मुट्ठी बांधते हुए घुटने हाथों को नीचे की ओर लाना है। अच्छा। 20 आवृत्ति ये करना है। तो आपके जो लंग्स है, इसकी दूषित वायु सब रिक्त हो जाएगी, पूरी पूरी खाली हो जाएगी। अब और फिर हो जाएगी सारी, पंप हो गया। हाँ, शुद्ध वायु को प्रवेश होगा इसमें जी। अब ये हो गए, अपने लंग्स खाली हो गए। अब क्या रहता है, अपने पेट में भी दूषित वायु रहती है। अच्छा। तो पेट की दूषित वायु को कैसे निकालना, तो उसमें भी पहले खड़े हो जाना, श्वास भर लेना जी, कमर पे हाथ रखना, श्वास भरी हुई रहेगी और फिर बारी बारी से घुटने को छाती तक लाना है, श्वास को बाहर निकालना है। 20 बार ये करना है। मतलब इसमें केवल श्वास को निकालना ही है, श्वास लेना है। फिर दोनों पैरों में दूरी करना है। अच्छा, बीच में ना थोड़ा विश्राम भी करना है। ये तो समय के कारण में विश्राम का नहीं बोल रही हूँ। जी, जी, जी। तो श्वास प्रश्वास बढ़ जाए तो विश्राम भी करना है जी। बड़ी हुई श्वास प्रश्वास में बिल्कुल नहीं करना है। दोनों हाथ आगे लाना है। जिन्हें कमर में दर्द हो इतना आगे न झुके, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, मुंह से श्वास निकालना है। बीस आवृत्ति ये करना है। कितना? 20। अच्छा। और फिर अपने शारीरिक क्षमता को ध्यान में रख के, हाँ, हाँ, अगर किसी को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं कर पाए, तो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, थोड़े से शुरू करें, 5 से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ा के। हाँ, 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 बिल्कुल। वो पूरी तरह से फेफड़ों को खाली करना है, पंप करते हुए निकालना है हवा, निकालना है। पेट को भी जोर से पंप करके और हवा बाहर निकालने से मुंह के द्वारा। अब पहले कपड़े धोते थे खूब ऐसे पटक है, हाँ। कुछ नहीं करते, सब मशीनों से होता है काम। बस खड़े खड़े खाना बनता है आजकल। ये ना वार्म अप हुआ, बॉडी को वार्म अप जो कहते हैं ना, हाँ। तो ये अपने को शरीर, इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करना चाहिए। अच्छा, तो अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स करें और हम ऋचा जी ने ज्वाइन किया है क्या, ऋचा शुक्ला जी को आमंत्रित करेंगे। थोड़ा दीदी आराम कर लेती हैं तब तक। ऋचा जी, आप दीदी की बेटी हैं, मनीषा शर्मा दीदी की बेटी हैं। ऋचा जी, आपने ज्वाइन किया है क्या? बहुत बहुत स्वागत है ऋचा आपका। ऋचा कुछ कविता सुनाना तैयार करके आई हैं। जी ऋचा जी, हम सुनना चाहेंगे थोड़ी देर, तब तक मम्मी भी आराम कर लेंगी। तो बिल्कुल। बताइए, क्या क्या योग से संबंधित कोई कविता है शायद आपके पास? हाँ। जी। सबसे पहले आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। नर्मदे है। जी, बहुत स्वागत है आपका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
आप सभी के सामने योग की महिमा मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जी। योग में जीवन हमारा, योग प्राणाधार है, योग कर्ता विधाता, योग पालनहार है, योग है दुख का विनाशक, योग सविधार है, योग है बल तेजधारी, योग करुणानंद है, योग सबका पूज्य है, हम योग का पूजन करें, योग के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। योग के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, दिन प्रतिदिन बुद्धि बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। योग के जपने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह योग हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। योग में जीवन हमारा, योग प्राणाधार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये निशा दीदी की लिखी हुई कविता है? नहीं, मेरी लिखी हुई नहीं है। ये तो योग विद्यापीठ में एक ने लिखी थी, मेरे साथ में थी कलीग मेरी। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छे शब्द। मैंने प्रस्तुत करी है। बहुत धन्यवाद ऋचा जी आपका। ऋचा, आप भी करती हैं योग? हाँ, मैं करती हूँ योग, जी। मम्मी से सीखा है। हाँ, बिल्कुल, वो तो घर में ही है तो। हाँ जी। बहुत धन्यवाद ऋचा आपका। इतनी अच्छी कविता और इतने अच्छे शब्दों की संयोजन के साथ में आपने कविता पाठ किया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जी, अब हम मनीषा दीदी आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य की, वो हमारे उठने बैठने के गलत तरीके से, चलने फिरने के गलत तरीके से या सोने के गलत तरीके से हमको समस्याएं होती हैं। तो उसके बारे में योग क्या कहता है? आजकल सबसे ज्यादा समस्या इसी से है, जी। बीमारी इसी से हो रहे हैं हम। जैसे खड़े खड़े काम करना, जी। मतलब सबका ये रहता है, और ऐसा कुछ नहीं कि खड़े खड़े काम करेंगे तो ही जल्दी होगा। जी। बहुत से काम ऐसे जो अपन बैठ के भी कर सकते हैं। यो गैस का चूल्हा ही ऊपर रखा रहता है, बाकी तो सब नीचे अपन कर सकते हैं। आटा गूंथना है, नीचे कर लिया, नीचे गूंथ लिया, सब्जी नीचे काट ली। बहुत सारा काम ऐसा जो अपन नीचे कर सकते हैं, पर अपन सब काम खड़े कर, उस कारण फिर क्या होता है, पैरों पे ही पूरा वजन आता है, घुटनों पर। जी। और फिर घुटनों की समस्या भी होती है, पैरों में दर्द होता है। हुँ। और उठना ना तो कभी भी झटके से नहीं उठना, धीरे से थोड़ा संभल के उठना। अच्छा। हुँ। लेटते हैं अपन तो जब भी उठना हो तो बाईं करवट लेके फिर उठना चाहिए, सीधे कभी नहीं उठना। जी। सीधे झटके से उठेंगे तो पीठ में दर्द हो सकता है अपने। हुँ। चलते हैं तो अपन कंधे लटका के चलते हैं। हाँ। और वैसे भी लैपटॉप पे और इस पे दिन भर काम ऐसा रहता है, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, ऐसी पोजीशन में बैठे रहते हैं, हुँ। तो कारण ही कंधे झुक जाते हैं, यहाँ की नस दब जाती है, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ बंद हो जाता है। हाँ। फिर कोई चक्कर आना और ये सब बीमारियां शुरू हो जाती है फिर, अच्छा। और ये आम समस्या हो गई है। तो बैठने का सही तरीका अगर आपको आता है तो काफ़ी सारी परेशानियों से बच सकते बस बैठने बैठने का सही तरीका है, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। वीडियो भी अब अपन जब हमेशा ऐसे झुके ऐसे बैठते हैं, हैं। जी। बच्चों को भी अक्सर देखा है कि जहाँ बैठे हैं कि सोफे पे आड़े पड़े बस ऐसे, लेट जाते हैं। हाँ। तो सही। उनको अभी से आदत डालें। हाँ। मेरुदंड सीधा होना चाहिए, और अपन योगासन करते हैं ना उस समय भी मेरुदंड सीधा होना चाहिए योग हुँ। प्राणायाम में। जी। तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो अपने से लगे, सुखासन, जी। मतलब पद्मासन जैसा हर किसी से नहीं लगता है, पर वो धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो लग जाएगा। नहीं लगे कोई बात नहीं, हुँ। अर्ध पद्मासन लगा लो, सुखासन लगा लो, पर मेरुदंड सीधा होना चाहिए। मेरुदंड सीधा। ऐसे झुक के जैसे प्राणायाम कर रहे हैं ऐसे नहीं करना। अच्छा। अभी फायदा तो कम होगा और नुकसान ज्यादा होगा अपना। जी। मेरुदंड ऐसा झुक जाएगा, आश बन जाएगा आपके मेरुदंड में, क्योंकि क्या अलग अलग हड्डियों से जुड़ के बनता है ये हाँ, तो तो रखी वही रहती है एक के ऊपर एक। रखी हुई रहती है वो तो, पर वो जा सर की एक भी कभी ऐसे हड्डी की बस, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जी। तो ये सब योग से ठीक होता है सब, हाँ, आसनों से। अगर वही मैं पूछ रही थी कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि वो बैंड हो जाते हैं या धीरे-धीरे झुकने लगती है पीठ या कमर या कंधे, तो वो भी योगासन से ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे, जी, जी। बस सही तरीके से करना है बस। हाँ। दीदी, प्राणायाम का क्या खास महत्व है? प्राणायाम का है श्वास के द्वारा जी। अपने मन को स्थिर करना। अच्छा। मन स्थिर रहेगा, और श्वास प्राणों का आयाम, प्राणों से अपने सब जो श्वास की नलिकाएं हैं और ये सब इनकी भी शुद्धि करते हैं। जी। तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कौन-कौन से भाग आते हैं प्राणायाम?
प्राणायाम में हम लोग वैसे नाड़ी शोधन से शुरुआत, मतलब नाड़ी की शुद्धि करना, अच्छा, वही अनुलोम विलोम होता है, पर नाड़ी की शुद्धि। तो जैसे अपने घर में भी नालियां चौक हो जाती है, अपन उनकी सफाई नहीं करेंगे तो बिल्कुल। फिर अपने को उनकी सफाई करना पड़ती है, प्रेशर से पानी डालो हुँ, और सफाई करो ढंग से। हुँ, ऐसे अपन इसकी भी सफाई नहीं करते हैं, चल रहा है चल रहा है। अब जो हुँ, के कण है वो नाक में जमा हो जाते हैं, नलिकाओं में अंदर जाके, हाँ, फिर वो चौक हो जाती है जी। और फिर अपने को ही छींक आती है और अस्थमा और ये सब प्रॉब्लम फिर होती है। तो हुँ, उनको शुद्धि करना जरूरी है, तो उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। तो इससे शुरुआत करते हैं। अच्छा, उसको कैसे करते हैं? उसको पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जो भी अपन आरामदायक आसन में बैठना है, बार बार हिलना नहीं है। उसमें अच्छा, पहले मेरुदंड को सीधा कर लें और हुँ, जो बायां हाथ है उसकी चिन्ह मुद्रा बना लें, इसको अच्छा, चिन्ह मुद्रा कहते हैं, और इसको घुटने पे रख लें। हुँ, और बायां हाथ है मतलब हुँ, राइट हैंड, उसकी प्राणायाम मुद्रा बनाएं। हुँ। और मैं हिंदी में ज्यादा बोलूंगी हाँ, हाँ, हिंदी में क्योंकि मैंने इसकी शिक्षा हिंदी में ग्रहण करी है। बिल्कुल, बिल्कुल हिंदी में ही सब वही समझेंगे। आज हिंदी दिवस भी है। हिंदी दिवस भी है। जी, तो ये दो जो मुख्य नाड़ियां रहती है दोनों ओर, इसको ईड़ा पिंगला कहते हैं। तो ये अंगूठा और ये अनामिका, इनको ईड़ा पिंगला पर रखना रहता है, और जो मध्यमा तर्जनी इसको माथे पर रखना। तो इससे क्या रहता है, अपने यहाँ के पॉइंट भी दबते हैं। अच्छा, और मेरुदंड सीधा रखो बिल्कुल। और श्वास को धीरे धीरे, सबसे बड़ी बात है श्वास लेना, मतलब ये हाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हुँ, श्वास लेने की कभी भी आवाज नहीं आना चाहिए। अच्छा, हाँ, अपन क्या करते हैं, जैसे श्वास ली, अब क्या हुआ, यहाँ तक श्वास आ गया, आप करके देखना। हुँ, आप ऐसे करेंगे ना जब भी, यहाँ हुँ, यहाँ तक आके रुक जाएगी, यहाँ रुक जाओ। अंदर तक नहीं जाएगी। जी, तो प्राणायाम में मेन श्वास लेना और छोड़ना, उसको रेचक और पूरक कहते हैं। हुँ, पूरक मतलब श्वास को लेना अंदर की ओर, और रेचक मतलब बाहर निकालना। हुँ, तो और एक खेचरी मुद्रा का महत्व है प्राणायाम में। खेचरी मुद्रा मतलब जीभान को पलट के तालू से लगाना। तो उससे क्या रहता है, अपना मन एकाग्र रहता है। और यहाँ से जो अमृत, ब्रह्मरंध से अमृत निकलता है, निरंतर बनता है और निकलता रहता है, सीधा जाता है। तो हुँ, नाभि में आके, यहाँ पे अग्निकुंड है नाभि में, हुँ, यहाँ के भस्म हो जाता है। अच्छा, अपन उसका लाभ नहीं ले पाते। हाँ, हाँ, और खेचरी मुद्रा से जीवन को अंदर तक, अपने से तब प्रैक्टिस नहीं, इतनी अंदर तक जाएगी नहीं, पर हुँ, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अंदर तक बिल्कुल यहाँ चली जाएगी। पुराने ऋषि मुनि क्या करते थे कि जीभ को बाहर निकाल के और प्रैक्टिस जैसे लंबी करते थे उसको। ओह! हाँ, और फिर अच्छा, लंबी, हाँ तो पूरी अंदर जाके से फिट हो जाती थी गले अच्छा, में। तो यहाँ से जो भी अमृत था वो गले में आ जाता था, मतलब यहीं आके रुक जाता था, भस्म नहीं होता था। हुँ, अपन इतना तो कर नहीं पाएंगे, पर अपन चित्त को एकाग्र करने के लिए सोचो कि जीवान को पलट के तालू से लगाना, इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। और आंखें बंद करना, तो उससे क्या रहेगा, ध्यान अपने अंदर, अपने आप पे केंद्रित रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। अच्छा, और श्वास लेते हैं तो उसकी शीतलता को महसूस करना, मतलब अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्राणायाम कर रहे हैं, यूं हुँ, कर निकाल लिया, यूं करा निकाल लिया, ऐसा नहीं करना है। हुँ, हुँ, ध्यान पूरा अपने आप पे केंद्रित। तो केंद्रित कब रहेगा, जब अपन श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखेंगे तो ही होगा। तो अच्छा, अपन ध्यान से अगर श्वास को लेंगे ना, तो आप महसूस करना कि शीतलता रहती है उसमें, जो हुँ, अपन अंदर श्वास लेते हैं, ठंडक को महसूस करोगे। हुँ, और जो श्वास बाहर की ओर जाएगी वो गर्माहट लिए हुए रहेगी, गरम हो गर्म होगी। हुँ, तो जब भी नाड़ी शोधन का प्राणायाम अपन प्रारंभ करें, तो बायां हाथ चिन्ह मुद्रा में, हुँ, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में, अंगूठा अनामिका, ईड़ा पिंगला, और ये मध्यमा तर्जनी माथे पर, मेरुदंड सीधा। अब दोनों नासिका छिद्र से पहले पूरक करना है। पूरक मतलब श्वास को अंदर की ओर लेना है, हुँ, धीरे धीरे, आवाज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि श्वास ले रहे हैं। अच्छा, और चेहरे पे मुस्कान, हुँ, मुस्कान बहुत, हाँ सबसे ज़रूरी सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कान है, तनाव में नहीं बिल्कुल करना है। हाँ, खुश होके करें। खुश होके करना है, और अंदर ही अंदर खुश होना है कि अपन जो क्रिया कर रहे हैं उसका अपने को पूरा पूरा लाभ मिल रहा है। जी, ऐसा नहीं अरे करना है प्राणायाम, जल्दी जल्दी कर दिया हाँ, और बस, तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, नाश्ता बनाना है, अभी दूध वाला आने वाला है, वो सब छोड़ के वो सब छोड़ के प्राणायाम में अपन ये लगे। सोचो कि ये सब तो बाद में करना ही है, अपन स्वस्थ रहेंगे तो सब कर लेंगे। बिल्कुल, तो दोनों नासिका छिद्र से पहले पूरक करना है। जी, तो महसूस करना है कि श्वास धीरे धीरे पेट तक पहुंच रही है। हुँ, दोनों नासिका छिद्र से करी, फिर अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को बंद करना है।
और बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। अब नाड़ी शोधन का प्रारंभ करेंगे, है ना। तो बाएं से पूरा करना है, मतलब बाएं से अंदर लेना है धीरे धीरे, पूरी कंठ तक आ गई, नाभि से कंठ तक। फिर बाएं को अनामिका से बंद करना है और दाहिने से धीरे धीरे रेचक करना है, मतलब धीरे धीरे बाहर निकालना है। फिर जिधर से अपन ने बाहर निकाली है उधर से उसको अंदर लेना है, वापस अंदर। हाँ, ऐसा नहीं किधर से निकाली, इसी से पूरा, दाएं से पूरा, फिर दायां बंद और बाएं से रेचक, मतलब बाएं से बाहर निकाल। तो ये आवृत्ति कम से कम 20 से 25 बार करना चाहिए। हाँ, जब भी मतलब वैसे तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए अगर आप आधा घंटा कर लेंगे तो आपको दूसरा कोई प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, एक को अगर अच्छे से समझ लिया तो आपको दूसरा करने की जरूरत नहीं है। और जब भी अपन ने इसका अंत करना कि अब ये नाड़ी शोधन का भी आपने हो गया 5 मिनट 10 मिनट जितना भी, तो जिधर से अपन ने प्रारंभ करा, मतलब बाएं से ही प्रारंभ करना है और बाएं से अंत करना है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, हाँ, मतलब ये प्राणायाम, इसमें बहुत ज्यादा बारीकियां हैं, इनको अगर समझ लिया ना तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ये तो बहुत बारीक बात है, ये तो पता ही बहुत बारीक बात है, ये हमको यहाँ योग विद्यापीठ में बहुत अच्छे से बताया है। हर कोई नहीं बताता है ये। हाँ, और ये जो आपने माथे पे रखने वाली 2 उंगलियों का कहा, ये भी नहीं पता था आपको तो। हाँ, ये माइंड में दबते हैं और ब्लड सर्कुलेशन कभी तेज हुआ तो थोड़ी सी गति धीमी हो जाती है। बिल्कुल। बहुत ये अच्छी जानकारी आपने प्राणायाम की दी। इसके अलावा और क्या भाग होते हैं इसके? इसमें फिर उज्जयी होता है। उज्जयी मतलब सभी रोगों पे विजय दिलाने वाला। अच्छा। तो कंठ रोग इससे दूर होते हैं और श्वास रोग भी दूर होते हैं, मतलब ये सर्दी खांसी गले संबंधित रोग इससे दूर होते हैं। थायराइड के लिए अच्छा रहता है। तो सर इसके बाद सूर्य भेदी किया जाता है। सूर्य भेदी प्राणायाम किया जाता है नाड़ी शोधन के बाद। तो ये लकवा, गठिया रोग और एलर्जी, किसी प्रकार की एलर्जी हो, फिर शरीर में कंपन, इसके लिए ये सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी मतलब अपने, हाँ, ये जो सूर्य नाड़ी है इसको जागृत करना। तो ये दाहिनी ओर रहती है अपनी, इधर से लेना। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में, प्राणायाम की तो ये चिन्ह मुद्रा बाएं हाथ की बना लेना, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लेना, खेचरी मुद्रा लगा लेना, मेरुदंड सीधा कर लिया, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान ले आना, ले आइए सभी मुस्कान ले आइए। फिर आंखें बंद करके दोनों नासिका छिद्र से पहले पूरक करना। पूरक मतलब श्वास को अंदर की ओर लेना जी। आकंठ भर लेना श्वास को। फिर धीरे धीरे बाएं से ही, मतलब जिधर दोनों नासिका छिद्र से ली और बाईं ओर से धीरे धीरे रेचक करना। पूरी सांस बाहर निकाल दी। अब बायां बंद करके और दाहिने से, मतलब सूर्य भेदी है तो दाएं से लेना अंदर, धीरे 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 आकंठ भर लेना। और इसमें क्या रहता है कि कुंभक लगाना रहता है। यह है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो कुंभक न लगाए। कुंभक मतलब श्वास को रोक के रखना। अच्छा। हाँ, और इसमें बंद भी लगाओ तो इसका विशेष फायदा होता है। मतलब त्रिबंध भी बताए गए हैं योग में, 3 त्रिबंध। तो उसमें जालंधर बंध, इसको जालंधर बंध कहते हैं ये। और मूल बंध मतलब गुदा द्वार को सिकुड़ के रखना, हाँ। और तीसरा रहता है उद्यान बंध, तो उसको नाभि को अंदर की ओर ऊपर उठाना, अंदर की ओर करते हुए, ये उद्यान बंध रहता है। तो ये 3 बंध का भी महत्व है, त्रिबंध कहते हैं इसको। तो ये जो सूर्य भेदी है इसमें मूल बंध और उद्यान या अपना सॉरी जालंधर बंध लगता है। तो श्वास अंदर ही अंदर रुकी हुई रहेगी, तो उसका आपको विशेष लाभ मिलेगा, सब नस नाड़ियों तक वो पहुंचेगी, ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो अपन ये इससे दाईं ओर से लिया सूर्य नाड़ी, पूरा अंदर आखंड भर लिया, फिर दोनों नासिका छिद्र से इसको बंद करना। इधर मूल बंद कस लिया और जालंधर बंद कस लिया। अब क्या है, श्वास अंदर ही अंदर है अपने जी। तो जितनी अपने मतलब क्षमता है उस हिसाब से रोकना है। ऐसा नहीं कि अपने से नहीं बन रहा है तब भी रोक, ये तो फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। मतलब ये सब बातों को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। वैसे इसमें कम से कम मतलब ओम 1 ओम 2 ऐसी मानसिक गणना करते जाओ तो ध्यान भी एकाग्र रहेगा। तो ओम 36 तक कम से कम रुकना चाहिए तो पूरा लाभ मिलेगा। तो शुरुआत में ओम 36 तक नहीं रोकते बनता है। तो आप जितने 10 11 12 जितने भी है ना उतनी देर तक आपने रोक लिया,
फिर धीरे से मूल बंद छोड़ना, ऊर्ध्वाधर को खुला छोड़ दिया, जालंधर बंद मतलब गर्दन सीधी कर ली और बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। फिर दूसरी आवृत्ति भी ऐसी करना, दाहिने से अंदर करना, फिर बंद लगाना, फिर गर्दन सीधी करना और फिर बाएं से पूरी निकालना। तो 3 आवृत्ति सूर्य भेदी प्राणायाम की करना चाहिए। तो इससे अपने को लकवा, शरीर में कंपन और ठंड में, ये गर्मी में नहीं करना, अच्छा, बारिश में कर सकते हैं, थोड़ा ठंडक हो जाती है। ये शरीर में ताप बढ़ाती होंगी। ताप बढ़ाती है, ये गर्मी बढ़ाती है। ये सूर्य भेदी प्राणायाम रहती है। अच्छा, फिर उज्जाई प्राणायाम, तो उज्जाई में श्वास को पहले तो पूरी ले लेना, आकंठ भर लेना जी, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे बाईं ओर से पूरी श्वास को बाहर निकालना। उसके बाद में हाथ भी नीचे ले आना और फिर श्वास को महसूस करना है कि अपन ने कंठ तक ली है, केवल ये तक मत जाने देना। और फिर कबूतर की गुटरगू रहती है ना, ऐसे कबूतर की गुटरगू करना। ये सब सक्रिय होती है, नस नाड़ियां सब खुलती है पूरी यहाँ की। ये जो जाल थायराइड भी शायद यहीं से सिक्रीट होती है। पूरा अपने यहाँ सब मतलब मेन नस नाड़ियां सब यही रहती है अपनी। अच्छा, इनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जी जी, और ये उज्जाई मतलब ये करने के बाद फिर श्वास को फिर पूरक करना, मतलब श्वास को अंदर की ओर लेना। तो कंठ को सिकुड़ते हुए घर्षण के साथ अपने को श्वास को अंदर लेना है। ऐसा करके फिर मूल बंद और जालंधर बंद। अच्छा, हाँ, और इसमें कम समय तक रोकना है, ओम 16 तक रोकना है। अच्छा, मानसिक गणना करना, ओम 1, ओम 2 बोलना नहीं, मन से अंदर ही अंदर मन में सोच, मन में। और फिर ओम 16 तक, कम से कम ओम 16 और बाकी अपनी शारीरिक क्षमता जितने दिन अपन रुक सकते। फिर मूल बंद छोड़ना है, जालंधर छोड़ना और धीरे धीरे नासिका से रेचक करना। इससे अपने कंठ सक्रिय होता है। यूं कहते हैं जो थायराइड होता है वो हमारे पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। हम यहाँ पे हमारे इतने वाले हिस्से को अगर हम स्वस्थ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे सभी जो हमारे सिक्रीशन है वो सब नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल रहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट आपने एक बात महत्वपूर्ण। ब्लड सर्कुलेशन पूरा अपना जो यहाँ से ऊपर जाता है उधर, अब ये सब चोक हो जाती है तो इससे भी अपने को यहाँ नहीं मिल पाता। हाँ, इसलिए ये सब स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कफ भी निकलता है बाहर। तो ये कितने भाग हुए प्राणायाम के? प्राणायाम का अपना नाड़ी शोधन हो गया, जी, सूर्य भेदी हो गया और उज्जयी हो गया है। जी, हाँ, एक होता है भुजंगिनी प्राणायाम। अच्छा, तो ये अपनी एसिडिटी, गैस ये सब निकलती है इससे बाहर। इसमें क्या रहता है, वायु का भक्षण करना रहता है। अच्छा, पुराने जो ऋषि मुनि रहते थे ना, तो ये अपन सुनते ना, वायु का भक्षण करके इतने साल तपस्या करी, हजारों साल तपस्या करी उन्होंने, बिल्कुल। ऐसे वायु का भक्षण करते थे वो। तो पहले जैसे पूरा कर लिया अपन ने, फिर धीरे धीरे रेचक करा, पूरी श्वास बाहर निकाल दी, फिर वायु का भक्षण, मुंह फाड़ना है और वायु को खाना है। अच्छा, ऐसा करके अंदर गटकते जाना है अच्छा, और पेट को फुलाते जाना है। अच्छा, हाँ, पूरा आकंठ भर के, अब अपन इससे ज्यादा अंदर नहीं ले सकते हैं। फिर उसके बाद जालंधर बंद लगाना है। मूल बंद तो पहले कस लेना अपन जब इसको भक्षण करेंगे जब भी, और फिर जालंधर बंद लगा लेना। उसके बाद फिर पेट की फ्लैपिंग करना, पेट को वो अंदर बाहर सिकुड़ना, ऐसा करना है। जैसा अपन कपालभाति क्रिया करते हैं वैसा, फुलाना फिर सिकुड़ना, फुलाना सिकुड़ना, ऐसा करना। उसके बाद में धीरे से मूल बंद छोड़ना और फिर जालंधर छोड़ना। तो डकार के साथ अंदर के सब गैस बाहर निकल जाती है। अच्छा, सही तरीके से कराना तो इतनी डकार आती है कि बस। अच्छा, हाँ, जितना अंदर लिया है वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलता है वो सब, और अशुद्धि के साथ बाहर निकलेगा। अशुद्धि के साथ। जी, ये हो गया भुजंगिनी प्राणायाम। लाभदायक क्रिया है ये भी। प्राणायाम में तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी है, लाभदायक है। एसिडिटी की समस्या आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि बहुत बैठ ज्यादा बढ़ गई है। चलते हैं लोगों की। हाँ, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी ये बताई। बहुत अच्छी। अगला इसका भाग भस्त्रिका। हाँ, तो भस्त्रिका में क्या रहता है
कि फेफड़ों का शुद्धिकरण, वो भी झटके के साथ, हम्म मतलब जैसे लोहार की धोखनी चलती है, हम्म जैसे वो ऐसे ही वो हवा ऐसा देता है ना, झटके से बिल्कुल हो जाती है, लो कैसी निकलती है बाहर, ऐसे बिल्कुल अपने को भी श्वास के द्वारा ऐसे झटके से अंदर की सब जितनी भी अशुद्ध है उसको बाहर निकालना है। हम्म तो इसमें भी 3 आवृत्ति एक-एक नासिका छिद्र से करना रहता है और 3 दोनों नासिका छिद्र से, मतलब 10 मिनट लगते हैं करीब, पर पूर्ण लाभ तभी मिलता है। जी तो इसमें भी वही बाएं हाथ की चिन्ह मुद्रा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, जीवान के तालू से लगाना हम्म और आंखें बंद करना और चेहरे पे मुस्कान लाना है। हम्म वो तो आवश्यक है। सही अपने को भी बीच में हंसना है, नहीं तो टेंशन में अपन सब करेंगे तो जो भी अपन सीख रहे हैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर। सही बात। इसलिए आना चाहिए। जी जी और इसमें भी दोनों नासिका छिद्र से पहले पूरा करना है, फिर बाएं से दाहिने बंद करके बाएं से पूरी श्वास बाहर निकाल देना है, हम्म मेरुदंड सीधा रखना है और 20 बार झटके से श्वास को लेना छोड़ना है। ऐसे 20 बार होने के बाद बाईं ओर से पूरा करना है, हम्म आँख कंठ भर लेना है, हम्म फूल बंद कसना है, जालंधर बंद लगाना है, हम्म दोनों नासिका छिद्र बंद करके इसमें भी ओम 16 तक रुकना है, मानसिक गणना ओम 16 करना है और फिर जितने जितनी बने, जी फिर ओम 16 होने के बाद फिर मूल बंद छोड़े, जालंधर छोड़े और बाईं ओर से धीरे धीरे रेचक करना है, पूरी श्वास बाहर निकालना है, फिर बायां बंद करके दाहिनी ओर से 20 बार श्वास ले छोड़े, हम्म फिर वही पूरा करके और मूल बंद जालंधर बंद लगा के हम्म और 16 गिनती तक मानसिक गणना करके और फिर बाईं ओर से जिधर से अपन ने करा है ना, हाँ जैसे दाईं ओर से करा है पूरा, तो दाईं ओर से इसको निकालना है बा अपोजिट से अपोजिट से। हाँ, नहीं जिधर से किया है, हाँ जैसे अपन ने बाएं से अपन ने पूरा किया है इसमें, तो बाएं से ही रेचक करना है। अच्छा उसी से कर हाँ, और दाहिने से करा है तो दाहिने से निकालना है। हम्म और फिर इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा शक्ति का व्यय होता है, अच्छा पता है? तो इसमें थोड़ा सा विश्राम भी आवश्यक है, तो ऐसा नहीं कि अपनी सांस फूल रही है और फिर भी अपन करते जा रहे हैं, हाँ तो बीच बीच में अपने को क्षणिक विश्राम करना भी जरूरी है। हम्म विश्राम में हुई आंखें बंद करके चेहरे पे मुस्कान लिए हुए धीरे धीरे नासिका छिद्र से श्वास को अंदर लेना है, महसूस करना है उसकी शीतलता को और धीरे धीरे प्रश्वास करते समय उसकी उष्णता को महसूस करते हुए श्वास बाहर निकालना है, तो अपन जल्दी अपनी श्वास प्रश्वास नॉर्मल हो जाती है। अच्छा तो दोनों नासिका छिद्र से 10-10 बार ये करना है, जी फिर दोनों नासिका छिद्र से एक साथ ये 20 बार करना है, फिर दोनों नासिका छिद्र से पूरा करना है, हम्म फिर मूल बंद जालंधर बंद 16 की गणना तक रुकना है, हम्म फिर मूल बंद छोड़ा, जालंधर छोड़ा और नासिका से धीरे धीरे रेचक करना है। ये हो गया। और इसका अगला भस्त्रिका के बाद अपन भ्रामरी, अच्छा हाँ तो भ्रामरी का भी सही तरीका मालूम होना चाहिए। हाँ तरीका तो सही होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। बाबा को देख देख कर करने से बहुत लोगों को मैंने देखा है नुकसान हुआ है। नुकसान हो, अच्छा वो क्या करते हैं कि जैसे माइक के सामने करते हैं हाँ तो सांस लेते हैं तो आवाज आती जोर से, तो सबको ऐसा लगता है कि आवाज के साथ श्वास लेना है, हाँ वही जबकि वो गलत है बहुत, बिल्कुल बिना आवाज के श्वास लेना है। हाँ तो भ्रामरी प्राणायाम में क्या करते हैं कि श्वास को पूरे अंदर तक लेना है, जी पूरा नाभि से लेकर कंठ तक, हम्म धीरे 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 धीरे, और खेचरी मुद्रा तो लगी रहेगी। हम्म अभी अपने हाथों की स्थिति ऐसे रहेगी, अंगूठा यहाँ पर हम्म दोनों, मतलब इसको दबाना नहीं है बहुत ज्यादा, हल्के से प्रेस करना है, कैसे बंद करना है इसे। पर हाँ पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है। जी ये छोटी उंगली यहाँ पर, हम्म ये 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 पॉइंट भी दब रहे साथ में, ये और ये है ना। आंखें बंद करना है और श्वास पूरी लेके गाल को फुलाना है और जो दंत पंक्तियां हैं इसको विलग रखना है। अच्छा हाँ, अगर अपन दोनों में थोड़ी दूरी करेंगे तो हम्म मस्तिष्क अच्छी तरह से झंकृत होगा, आप ये करके देखना हम्म हम्म अपना।
जनरली क्या करते हैं कि बंद ही रहती है अपनी, हाँ, तो इस तरीके से करेंगे तो वो पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा और इससे क्या नस नाड़ियां खुलती है अपनी। अच्छा। तो ऐसा करके भौरे की गुंजन के समान तीन आवृत्ति ऐसी करना है। 3 ही बार करना है। तो फिर देखो अगर जरूरत हो, जैसा लग रहा है कि तनाव बहुत ज्यादा है हाँ, हाँ। या कुछ यहाँ पे तकलीफ है, जो भी कुछ मतलब अपने को ऐसा अनईजी लग रहा है, हुँ, चक्कर आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो अपन ज्यादा कर लो। अच्छा। नींद नहीं आ रही हो, नींद नहीं आ रही हो, अनिद्रा के लिए भी अच्छा है ये। अनिद्रा के लिए अच्छा होता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है, को भी करवाया जा सकता है। बच्चों को करवाया जा सकता है। जी, ये दूसरी और इसका कोई भाग है? और इसके बाद फिर एक मुद्रा होती है, आकाशीय मुद्रा होती है, हुँ, एक वो भी जरूरी है। तो अच्छा। उसको भी अपन हथेलियां इस पे घुटने पे रख के, कंधे ऐसे थोड़े से ऊपर करके, मेरुदंड सीधा करके, और पहले दृष्टि नीचे करना अपन ने, धीरे धीरे दृष्टि को ऊपर करते जाना, दृष्टि भूमध्य कर लेना, फिर गर्दन को थोड़ी सी पीछे की ओर झुकाना, श्वास पूरी भरी हुई है, हुँ, आंखें अच्छी तरह से खोल के रखना, और फिर कबूतर की गुटर को जैसे उज्जैन करते ना, हुँ, ऐसे करना है। उसके अच्छा। बाद पूरी श्वास अच्छी आकंठ भर के और इसी पोजीशन में रहना थोड़ी देर, दृष्टि भूमध्य रहेगी, इससे चित्त एकाग्र होता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। और जब अपने से नहीं रुकते बने, फिर धीरे से हाथों को थोड़ा सा ढीला करना है और दृष्टि को धीरे धीरे प्रश्वास करते समय करते हुए नीचे लाना है, आंखें बंद कर लेना है, हथेलियों का घर्षण करके आंखों के सामने। देखिए आकर्षण मुद्रा, एक कपालभाति क्रिया होती है, वो प्राणायाम में नहीं आता है, वो क्रिया होती है। अच्छा। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छी क्रिया है, हुँ, उसको आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, नाड़ी शोधन के बाद भी कर सकते हो आप। हुँ, तो कपालभाति में क्या रहता है कि पूरा कर लिया, पहले तो पूरा हुँ, कर लिया, श्वास को अंदर ले लिया, दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा बना ली, हुँ, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आए, खेचरी मुद्रा लगा दी हुँ, और श्वास को आंखों भर लिया, और एक एक सेकंड में श्वास को बाहर निकालना है, घड़ी की टिक टिक के साथ। जी, मतलब आप बस जितने एक सेकंड में घड़ी का जो सुई मतलब काटा सेकंड का सरता है, बस ये अपन दिमाग में फिट कर लेना, जल्दी जल्दी नहीं करना है, अच्छा, वो केवल श्वास को बाहर ही निकालना है, इसमें श्वास लेना नहीं है। अपने आप श्वास थोड़ी सी जाएगी अंदर, ऐसा नहीं है, हुँ, और इसको बाहर ही निकालना है, हुँ, और दृष्टि भूमध्य रखना है हुँ, ना, आंखें बंद कर लेना, पर दृष्टि को अपन मतलब कल्पना करना कि अपनी दृष्टि यहाँ है, और झटके से, बस ऐसा नहीं कि हुँ, ये गलत है, इसमें अपन थक भी जाएंगे, श्वास प्रश्वास बढ़ जाएगी और सही तरीके से नहीं होगा। हुँ, तो इसको अपने को कम से कम 1 मिनट में जैसे 60 बार किया, हुँ, तो शुरुआत में तो कम ही करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, हुँ, फिर जितना अपने से करते बने, कम से कम 3 मिनट तो करना ही चाहिए, फिर अच्छा, अपन 5 मिनट 10 मिनट बस, पर बहुत ज्यादा नहीं। और जिन्हें एसिडिटी की मतलब उसकी एसिड की प्रॉब्लम हो, हुँ, मतलब पेट में जलन वगैरह या कुछ अल्सर हो हाँ, उस टाइप, तो उनको ये कम करना है, जैसे झटका देंगे ना तो फिर पेट में तकलीफ हो सकती है। हाँ, इसमें सावधानियां भी बहुत रखना पड़ती है हाँ, योग प्राणायाम में। जी, कपालभाति क्रिया हुई, हुँ, इससे मस्तिष्क की सफाई होती है, अग्रभाग की, सब पूरा ये जो भी यहाँ जमाव रहता है सब निकल जाता है, अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, हुँ, नेगेटिव विचार बाहर निकलते हैं। अपन करें उस समय में मन में कल्पना ये करना है कि हमारे मन में जितने भी नकारात्मक विचार है ये प्रत्येक प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। हुँ, अपन ये सोच रखें, धारणा बना ले कि हाँ ये हमारे नेगेटिव विचार बाहर जा रहे हैं, हुँ, अपने को 2 लाभ मिल गए। हुँ। तो ये प्राणायाम के सारे भाग आपने बताए अभी। हाँ, दीदी, बहनें आज बहुत सारी हैं और प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं, तो अभी आप आज के जो व्याख्यान है उसमें और कुछ लेना चाहेंगे, या हम इसको अगली बार, जैसे आपने प्राकृतिक चिकित्सा की भी आपने बात की थी, प्राकृतिक चिकित्सा को हम अगले मंगलवार ले लेंगे।
ठीक है। आप योग के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे अपनी ओर से? बस यही सही सही तरीके से करना है, नियमित करना है। फिर जी। इसके लिए आसन अच्छा होना चाहिए, बिछाते हैं जो अपन आसन वो वूलन का होना चाहिए, अच्छा, वुलन होना चाहिए। वूलन होना चाहिए। तो अच्छा। क्या रहता है कि अपन जब भी व्यायाम करते हैं हुँ, तो शरीर से पसीना निकलता है, गर्मी अपने शरीर में आ जाती है और हुँ। फिर अपन पतला आसन रहता है तो पृथ्वी में ठंडक रहती है, वो ठंडक अपने शरीर को लगती है। पर ये आजकल तो योगा मैट रबर की आती है, तो वो गलत तो वैसे मेरे हिसाब से तो गलत होती है। अच्छा, तो फैशन चल गया और कुछ नहीं है। ठीक। और योगा मैट अगर आप रख भी रहे हैं तो उसके ऊपर आप बेडशीट बिछाइए साफ। अच्छा। ये भी साफ होना चाहिए, गंदी नहीं, साफ सुथरी होना चाहिए, क्योंकि अगर अपन ने गंदी बेडशीट बिछाई तो हुँ, उसमें के जो धूल के कण और वो नासिका द्वारा अपने अंदर नाक जाएंगे, से अंदर जाएँगे। अंदर जी, जाएंगे, वो फिर तकलीफ हो जाएगी। जी, तो योगा मैट लो पर उसके ऊपर एक बेडशीट बिछा लो। बेडशीट। हाँ, या फिर मोटा वूलन का आसन होना चाहिए। अच्छा, और खाना खाने के कम से कम 4 से 5 घंटे बाद करना चाहिए और सुबह खाली पेट करो वो अति उत्तम। सबसे बढ़िया समय सुबह का रहता सुबह का रहता है। बस सुबह पानी पी के है। और अपने जो नित्य क्रिया है इससे निवृत्त होके हुँ। तो उसके थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद फिर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम अपन हुँ, तुरंत बात कर लें, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, और थोड़ा प्रत्येक हाँ, 10 मिनट और प्रत्येक क्रिया के बाद थोड़ा-सा विश्राम, क्षणिक विश्राम करना चाहिए। बढ़ी हुई श्वास-प्रश्वास में नहीं करना है हुँ, और श्वास-प्रश्वास के साथ ही करना है अपने को हुँ, और नॉर्मल। अच्छा। हाँ, मतलब शुरुआत तो आप जैसे मान लीजिए आज बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं जो थोड़ी प्रभावित हुई होंगी आज और उन्होंने मन बनाया होगा कि हम भी शुरू करेंगे। हाँ, हाँ। आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी कि कहाँ से शुरू करें और कितनी कितने देर तक करें पहली बार में? पहले सबसे महीना या पहला प्रारंभ? सबसे सबसे पहले तो अपन ने प्रार्थना करना। जी, ईश्वर ने जो अपने को मतलब इसका अधिकारी बनाया उसको धन्यवाद देना, उसको जी, प्रार्थना करना कि भाई हम जो भी कर रहे हैं सही तरीके से करें जी। और इसमें निरंतरता बनाए रखें हम। हुँ, बीच में विचलित नहीं हो क्योंकि इसमें निरंतरता बहुत ज़रूरी है। हुँ, ऐसा नहीं कि 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, अरे हमको तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। हाँ। ये कोई एलोपैथी गोली नहीं है कि पेन किलर नहीं है कि ली और तुरंत अपने को फ़ायदा हो गया और फिर बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट अपने को मालूम नहीं रहते हैं। सही। तो इसलिए इसमें अपन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करो तो अपने को तुरंत मतलब फ़ायदा अवश्य होगा जी। और निरंतरता इसमें बना के रखना है। हुँ। तो ध्यान देने लायक आपने जो 4-5 बातें बताई है कि सुबह से करना है। पानी पीने के बाद अपनी जो फ्रेश होने के थोड़ा 10-15 मिनट बाद में शुरू करें। तो हाँ, सुबह के समय सबसे उपयुक्त होता है उपयुक्त और होता है। आपने बताया कि ऊनी जो आसन होता है उस पे करें, वो बेहतर होता है, साफ हाँ, रहे साफ रहे। हवा का ऊनी पे एक बेडशीट भी बिछाएँ क्योंकि उसके रुएँ रहते हैं वो नाक में जा नाक में सकते हैं। कर हाँ, तो साफ-सुथरे स्वच्छ जगह पर आपको करना है आसन करना है। हाँ, और शांत वातावरण हो, शांत वातावरण हो, मन मन सबसे पहले आपको स्थिर करना है। मन को स्थिर करना हो। तो उसके लिए यम नियम को धारण करें ना, अपने आचरण में लाएँ। जी, जी, जी। तो मन धीरे-धीरे अपने वश में होगा। देखो ये कोई आसान नहीं है क्योंकि हाँ, अपन सांसारिक प्राणी हैं। हाँ, तो मुश्किल तो बहुत है जी, और ये नहीं असंभव भी नहीं है। हाँ। करते तो रहेंगे फिर निरंतर योग तो में जो मेडिटेशन आजकल कहते हैं, ध्यान लगाना, तो हुँ, हुँ। उसका कैसे क्या सही तरीका होता है? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता 2 मिनट में मैं क्या कह रही हूँ कि ध्यान जाता है इधर-उधर। अपन सबसे पहले पहली सीढ़ी पहली और दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे, तो जी, अपने आप धीरे-धीरे ये होगा और ये आप ये समझ लो कि ऐसा नहीं कि आप 2-4 दिन में हो जाएगा। हाँ, आपको इसमें 1 साल भी लग सकता है, अच्छा। 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। ये हुँ, अपने ऊपर है। हुँ, अपन कितना मन लगा के यम नियमों का पालन कर रहे हैं, हुँ। ये अपने ऊपर है। जी, जी। और फिर दृढ़ निश्चय, अपन मन में निश्चय कर लेंगे। कहते हैं ना कि कुछ भी अपन ने अगर कोशिश करने वाला कभी हार नहीं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती जी, और दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है। संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प ले लो, हाथ में पानी लो और बस बिल्कुल संकल्प लो और हुँ। सबके सामने लो, अकेले में मत लो क्योंकि अपन अकेले तो छोड़ ही देते हैं वो। सही बात है। तो ध्यान लगाने के क्या नियम होते हैं? हाँ ध्यान जी, किस यही तरह से शुरू किया जा सकता है? सूखा अपन ने पहले तो अपने सब मन के विकार धीरे-धीरे दूर करने की कोशिश कर लें,
स्वाध्याय सत्संग ये सब करें। उसके बाद में फिर पद्मासन या अर्ध पद्मासन सुखासन जो भी आरामदायक आसन हो उसमें अपन बैठ जाए, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में ले लें, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान और दोनों नासिका छिद्र से जो अपन पूरक कर रहे हैं, तो ध्यान अपना श्वास प्रश्वास पे, पहले धीरे धीरे उसी पे अपने को ध्यान करना है कि वो शीतलता लिए हुए अंदर जा रही है और उष्णता लिए हुए बाहर। तो अपन महसूस करेंगे ना तो कंठ में भी उसकी शीतलता महसूस होगी। हाँ, और ये धीरे धीरे होगा। फिर अपना ध्यान विचलित होगा और कहीं चला जाएगा इधर उधर, फिर अरे अपना ध्यान उधर चला गया, फिर नासिका पे ध्यान लाओ। ऐसे कर करके प्रैक्टिस करोगे, बस इसमें प्रैक्टिस की बहुत निरंतरता, प्रैक्टिस इसकी जरूरत है बस। इसमें ध्यान अपना लग जाएगा। या फिर कुछ धुन ऐसी लगा लें, हाँ, तो वो लगा के पूरा ध्यान उसी पे केंद्रित करें। अच्छा संगीत मधुर चलता रहे, धीमा। कम, हाँ धीमा। और शवासन करें, योग निद्रा। अच्छा। ध्यान के लिए योग निद्रा बहुत, इससे आपको बहुत सहयोग मिलेगा। शवासन का भी कोई लोग कभी गलत तरीके से करते हो तो उसका भी सही तरीका बताओ। देखो, सबसे कठिन आसन है शवासन। अच्छा। हाँ, सबसे कठिन। बाकी सबको बहुत आसान लगता है क्योंकि आराम का आसन है वो। आराम पड़ता है। लेट जाते हैं कि अरे वाह हम तो शवासन कर रहे हैं। वो सबसे कठिन आसन है क्योंकि उसका सही तरीका होना चाहिए। जैसा अपना मृत शरीर कैसा पड़ा रहता है, बस ऐसा पटक दो शरीर पृथ्वी पे, और बस हाथों को, जैसे मुर्दा कैसा पड़ा रहता है, उंगलियां थोड़ी सी ऐसे मुड़ी रहती है, गर्दन ऐसे झुकी रहती है, नहीं तो थोड़ा सा सीधी गर्दन रहेगी, आंखें बंद रहेगी, दोनों पैरों की थोड़ी सी दूरी कर लें और शरीर को एकदम बिल्कुल निढाल पृथ्वी पर पटक दें। हाँ, और ये सोचे कि मन में अपने कोई आकांक्षा नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं है, बस अपना शरीर पड़ा है और मन ही मन कल्पना अपने एक एक शरीर के एक एक अंगों पे ध्यान ले जाना है अपने को और उसको शिथिल करते जाना है। ध्यान पूरा केंद्रित करना है। सबसे पहले से पांव के अंगूठे पे करा तो पांव के अंगूठे पे पूरा ध्यान केंद्रित करना है, फिर एक उंगली पे, ऐसे धीरे धीरे नीचे से ऊपर आते जाना है, तो अपना चित्त एकाग्र होगा। ये तो योग निद्रा की सीडी वगैरह अपन यूट्यूब पे लगा लो, तो वो बहुत बढ़िया, उससे योग निद्रा हो जाती है, तो उससे भी अपने ध्यान लगने में आसानी रहती है। फिर ओम नाद करो, ओम नाद सबसे महत्वपूर्ण है वो भी। तो ओम नाद में भी श्वास भरते हुए पहले ओम का उच्चारण करना है, तो ओम, फिर मकार पे ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, तो अपन करेंगे ना अंदर, तो ये सब अपने ये सक्रिय होंगे, सब नस नाड़ियां। हाँ, थोड़ी झंझनाहट सी महसूस। झंझनाहट, तो श्वास भरेंगे ना जैसे ही, तो पेट को फुलाना है, नाभि ऊपर की ओर उठाना है, और प्रश्वास करेंगे ना तो धीरे धीरे नाभि को अंदर धकेलना है। और फिर ओम नाद में चक्रों को जागृत करना है, क्योंकि ना योग प्राणायाम और इसमें तो आता नारे, मतलब अपन को ये लगता है कि क्या क्या चीज ने समझ ले। हाँ, बहुत बहुत विस्तृत है ये। विस्तृत है, जितना बोला जाए उतना कम है, जितना सुना जाए उतना कम है, उतना कम है, जितना सीखा जाए उतना कम है, उतना कम है, और जितना उसको निरंतरता बनाए रखने के लिए जितना किया जाए वो भी कम है। वो भी कम है। बिल्कुल सही कहा। इसमें मन लगना बहुत कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपने जो प्रारंभिक हमको ज्ञान दिया योग और प्राणायाम के बारे में, है तो बहुत विस्तृत, लेकिन क्योंकि बहनों के सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, तो अभी हम प्रश्न उत्तर ले लेते हैं बहनों के, क्योंकि ज्यादातर समस्याएं महिलाओं को रहती हैं। सबसे बड़ी समस्या है, मुझे लगता है यहाँ की 99% महिलाओं को होगी कि मोटापा और पेट बहुत बढ़ रहा है हमारा। सबसे ज्यादा सबको लगता है कि पेट बहुत बाहर निकल रहा है। इसका कुछ करें, क्योंकि सभी, हर कोई चाहता है कि हम छरहरे बने रहें जैसे हम 25-30 साल के थे, लेकिन वो संभव नहीं होता है। तो पेट के लिए आप कुछ बताइए पहले, फिर मैं बहनों के सवाल लेती हूँ। ये मेरा खुद का भी प्रश्न है। देखो, ये मोटापा एक दिन में नहीं बढ़ता है जी। हाँ, कुछ भी अपन, मतलब शरीर में जो भी अपने विकार आते हैं एक दिन में नहीं आते, इसमें भी टाइम, मतलब धीरे धीरे होता है। तो अपनी अनियमित दिनचर्या, फिर गलत खान पान, है ना, मतलब समय पे खाना नहीं, वही अनियमित दिनचर्या, सोना उठना खाना पीना ये सब आजकल अपना हो गया, गड़बड़। बैठक का ज्यादा हो गया है अपना, खाना खाया उसके बाद भी अपनी बैठक ज्यादा हो जाती है। जी। और
फैटी चीजें, मतलब जो जिससे शरीर फैलता है, मोटापा बढ़ता है, वो चीजें आजकल अपन ज्यादा खाते हैं, वो खाना ज्यादा पसंद करते हैं, हाँ क्योंकि पसंद वही आती है। हाँ, पसंद वही है। अपने लिए जो अच्छा है वो अपन नहीं करते हैं, जी जी। अपने शरीर के लिए जो अच्छा है ना वो नहीं, जो अपने को अच्छा लगता है वो करते हैं। यही जो छटाक भर की जबान है ये सब करवाती है। करवाती है। तो अपन जो यम नियम का पालन करेंगे ना, तो हाँ, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होगा। जी जी। तो फिर अपन ये सब मतलब जो भी अपन कुछ करेंगे उसका अपने को पूरा पूरा लाभ मिलेगा। वैसे योग तो आजकल बहुत लोग करते हैं, कहीं यूट्यूब पर देखकर या रामदेव बाबा को देख करके, पर आपने जो आज सही तरीके बताए हैं योग और प्राणायाम को करने के, तो उससे मुझे लगता है बहनों को बहुत लाभ होगा। और मेरा एक व्यक्तिगत एक सुझाव है सभी को कि मन से ना करें, किसी योगाचार्य के निरीक्षण में सीखें पहले ठीक है, और फिर उसको कंटिन्यू करें, ये फिर उसको ज्यादा कंटिन्यू, जरूरी होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि और आप मोटापे के लिए कुछ आसन भी है, जी। मोटापे के लिए तो कोई सा भी आसन करें, सबसे पहले प्राण क्रियाएं जो मैंने बताई है हम्म। वो तो अवश्य करना ही है। हम्म। और उसके बाद में सूक्ष्म व्यायाम करना है, हाँ। मतलब नख से लेके, मतलब पाँव के उंगलियों के जो नख यहाँ से लेके हम्म। तो सिर तक, ये धीरे धीरे नीचे से ऊपर। और जब भी अपन ने शरीर को लचीला बनाने वाली क्रियाओं को करना है तो नीचे से ऊपर धीरे धीरे करते जाना है। हम्म। तो दोनों पैर पास पास खड़े कर लेना और कमर पे हाथ रख के और एड़ी और पंजे की सहायता से ऊपर नीचे। ऊपर नीचे और मेरुदंड सीधा रहेगा। इससे क्या रहेगा कि अपने जो टखने और ये इसका जो जोड़ है, जॉइंट थी जो यहाँ पे, वो हम्म। खुलेगा। अच्छा। और जो पिंडलियों की नस नाड़ियां हैं, ये भी खुलेगी, पूरा ऊपर तक ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से बना रहेगा। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि अपने लिए ये मोटापे से रिलेटेड नहीं है। और धीरे धीरे अपन शरीर को जब लचीला बनाएंगे तभी अपन कठिन आसन कर पाएंगे। अच्छा। अब मोटापे के लिए करने देना, कठिन आसन कर लेंगे जल्दी जल्दी, क्या अरे इससे और फिर उसके नुकसान होते हैं। जी। इसलिए अपने पैर को, शरीर को लचीला बनाना है। हम्म। तो जैसे ही अपन ने पीढ़ियों पे करके करा, उसके बाद फिर घुटने का खड़े खड़े थोड़े से घुटने मोड़ लेना, फिर खड़े होना, फिर घुटने मोड़ लेना, फिर खड़े होना। तो घुटने का ये लचीला हुआ। हाँ। उसके बाद फिर कमर के करना, कमर आगे पीछे, दाएं बाएं, गोल गोल ट्विस्ट करना, कमर को ऐसे जैसे छाछ बनाते थे ऐसे ट्विस्ट करना। जी। फिर कमर को पूरी गोल गोल घुमाना, हम्म। फिर ऐसे हाथ ऐसे ऊपर के 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा, ये गोल घुमाना। उसके बाद फिर पेट को लचीला बनाना, कमर तक लचीला बना लिया, फिर पेट को लचीला। तो पेट के लिए अपने अग्निसार क्रिया होती है, उससे पेट कम भी होता है और लचीला होता है, और अच्छा। कब्ज की समस्या भी दूर होती है। अच्छा। और ये खाली पेट ही किया जाता है। अच्छा। हाँ, भरे पेट में इसको कभी नहीं करना। अच्छा। तो श्वास पूरी भर लेना हम्म। और बाहर निकाल लेना धीरे धीरे नासिका से। दोनों हथेलियां घुटने पे रखना और थोड़े से झुक जाना। और फिर पेट को अंदर बाहर सिकुड़ना, फिर ढीला करना, फिर सिकुड़ना, फिर फैलाना, ऐसा जब तक श्वास रुकी हुई है, जब तक जितनी बार कर सके। अच्छा। फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार, कम से कम 3 बार तो करना। अच्छा। हाँ, इससे पेट लचीला होगा, पेट की नसें सब नरम पड़ेगी, हम्म। तो अपने हाथों का मल भी सब बाहर निकलेगा नरम होके। अच्छा। अपन बस, हाँ, सबसे बड़ी समस्या कब्ज की रहती है, कोई भी बीमारी हो, कब्ज। हाँ। कब्ज दूर हो जाए तो बस, कहते हैं ना कि रोगों की नानी है कब्ज। हम्म। सही। वो चले ही जाता है, मतलब जो भी थोड़ा सा भी मल अगर हाथों में चिपका रहा तो हाँ। असंख्य कीटाणु हो जाते हैं। हाँ, और वो फिर वो हाथों में तरह तरह के इन्फेक्शन बढ़। इन्फेक्शन बढ़ते हैं और फिर ये एसिडिटी और गैस, ये सब हाँ। बढ़ जाता है ना, मल सब बिल्कुल। उससे होता है। उसके बाद फिर छाती को खोलना, छाती के मतलब उसको लचीला बनाना है यहाँ का। तो इसके लिए भी श्वास भरते हुए छाती को फुलाना, श्वास छोड़ते हुए उसको हम्म। क्या करना, ये 10 बार करना। हम्म। ये इससे कंधे और ये भी मजबूत होते हैं। और ये उसके बाद हाथों की उंगलियों को नरम करना, ये जॉइंट हम्म। गठिया के लिए भी ठीक रहता है। तो इसको कस के मुट्ठी बांधना, खोलना, फिर मुट्ठी बांधना, फिर, और जब भी मुट्ठी बांधना अंगूठा अंदर जाएगा। अच्छा। ये ऐसे मुट्ठी बांधने से और कोहनी से हाथ सीधे रहेंगे, हम्म। ऐसे यूं करके नहीं करना है। हम्म। ये खींचे हुए हाथ होने। खींचे होना और ये पूरी खोलना,
जी। पूरा विस्तार और प्रस्तार 10 बार ये करना। अब कलाई के जॉइंट खोलना है, हुँ, फिर इनको गोल गोल घुमाना, फिर कलाई के जॉइंट 10 बार सीधा 10 बार उल्टा, ये खुल जाएंगे। हुँ, ठीक है, उसके बाद फिर कोहनी के जॉइंट खोलना। अच्छा। हाँ, तो ये 20 बार ऐसे करना। ये कोहनी के जॉइंट खुल गए। हुँ, ये फिर कंधों को मजबूत, पूरे अपने शरीर का भार कंधों पे रहता है, हुँ, तो कंधों को मजबूत बनाना है। 5 उंगलियां हैं रख के और धीरे धीरे कोहनियों को आपस में मिलाते हुए हुँ, पीछे ले जाना है, धीरे धीरे लाना है। 10 बार, 10 बार सीधा, 10 हुँ, बार उल्टा। और ऐसे ऐसे नहीं करना है, हाँ, सही तरीके से। पूरा पीछे तक लेके ये पीछे तक ले जाना, आपस में आगे जोड़ना, और यहाँ कर रहे तो कंधे से हाथ नहीं हटना चाहिए। अच्छा। हुँ, ऐसा 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। हुँ, ये कंधों का हो गया। फिर आप गर्दन को स्वस्थ रखना है अपने को, हुँ, तो उसके लिए श्वास भरना, छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर झुकाना, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर। हुँ, जिन्हें चक्कर बहुत ज्यादा आते हो, हुँ, हुँ, की प्रॉब्लम हो, वो गर्दन को आगे नहीं झुकाए। हुँ, हुँ, 10 बार आगे झुकाना, 10 बार पीछे झुकाना, अच्छा, 10 बार बाएं, 10 बार दाएं। दाएँ, और कंधे का, कान का स्पर्श कंधे से होना चाहिए। फिर 10 बार बाएं, और धीरे धीरे करना है, झटका बिल्कुल नहीं आना है। हुँ, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे गोल गोल घुमाना है। अब जिन्हें गर्दन में प्रॉब्लम है वो उसको करे अवश्य इनको, और हुँ, आगे झुका के नहीं करे। अच्छा, तो वो पीछे और जैसे साइड वाले ही करें, ये आगे ऐसा करा, फिर हाँ, इधर ले आए। हाँ, ये हुँ, ये 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। और इसमें ना आंखों का व्यायाम भी साथ साथ होता जाता है। अच्छा, तो जैसे अपन ने नीचे करा, दृष्टि नीचे ले आए, फिर गोल गोल घुमाते जाओ पुतलियों को, आंखों का व्यायाम भी साथ ही साथ होता जा रहा है। अच्छा, तो जैसा अपन इधर करेंगे, आंखों की पुतलियां इधर, और इधर करेंगे तो आंखों की पुतली इधर। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, हुँ, हुँ, आंखों का व्यायाम के साथ ही साथ हो जाए। हुँ, ये अपने शरीर को लचीला बनाने वाली क्रियाएं सूक्ष्म व्यायाम है। सूक्ष्म व्यायाम, हुँ, इससे शरीर लची, खड़े खड़े के, अच्छा, मतलब इसमें खड़े खड़े के भी होते हैं, बैठे बैठे के होते हैं, और लेटे लेटे के होते हैं। अच्छा, 3 तरीके के होते हैं। हाँ, हाँ, तो वो तो फिर अब अपन इतना करो तो फिर किसी से हो ही नहीं, सब कहें क्या रे हाँ, 1.5-2 घंटे इसी में लगा दिए, घर के काम कब करेंगे। हाँ, सही है। तो तो थोड़े दिन तो सूक्ष्म केवल व्यायाम ये तो मतलब खाने कभी भी कर सकते हैं, इसमें तो खाने का कुछ रहता खाना, नहीं? खाना खाने के बाद केवल वज्रासन कर सकते हैं, अच्छा, उसके अलावा कुछ उसके बाद कोई सा भी आसन नहीं करना चाहिए, कोई सा आसन नहीं करना है। ये एक खास बात और है। ये अपने को लगता है कि ये सूक्ष्म व्यायाम इफेक्टिव नहीं है, पर हुँ, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, हाँ, हुँ, हुँ, पूरी नस नाड़ी को प्रभावित करते हुए नीचे से ऊपर तक। हुँ, तो ये मैंने अभी खड़े खड़े के बताया, अगली उसमें बैठे बैठे के, लेटे लेटे के, वो सब। बिल्कुल, जी, जी। सूक्ष्म व्यायाम हो गया, हमारा प्राणायाम हो गया, योग करने के सही तरीके हो गए। आपने यम और नियम 2 भाग बताए बहनों को। मुझे लगता है काफ़ी कुछ जानकारी तो हो गई है। अब हम समस्याएँ लेते हैं बहनों की। अ, मोटापे को कम करने के लिए कुछ जानकारी हो तो बताएँ? एनएम से किसी ने जॉइन किया है, नाम नहीं आ रहा है इसमें। मोटापे को कम करने के लिए। ये 2 जो क्रियाएं बताई, ये तो करना ही है। जी, कम से कम 8-10 दिन तक तो दूसरा कुछ नहीं करें, केवल यही कर लें। जी। धीरे धीरे निश्चित लाभ मिलेगा इससे। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में फिर मोटापे के लिए नौकासन है, हुँ, हुँ। उष्ट्रासन है, हाँ, और पवन मुक्तासन है। पवन मुक्तासन भाग 2, उससे मोटापा बहुत जल्दी, वो लेटे लेटे किया जाने वाला, मतलब पृथ्वी पर सीधे चित्ते लेट जाए, जी। और दोनों पैरों को लंबे फैला लिए सीधे बिल्कुल, हुँ, दोनों हाथ जंघाओं के पास रख लिए, हुँ, हुँ, और श्वास भरते हुए पहले बायां पैर, हुँ, लेफ्ट पैर, हुँ। पृथ्वी से 5 से 6 इंच की दूरी, बस इससे ज्यादा नहीं, अच्छा। इससे ज्यादा नहीं। और पाँव बिल्कुल सीधा तना हुआ रहेगा इस हुँ, तरीके से। हुँ। और फिर उसको अंडाकार चलाना है, अच्छा। 10 बार सीधा, 10 हुँ, बार उल्टा। तो
फिर 10 बार पृथ्वी के समानांतर। अच्छा। फिर श्वास भरना, छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लाना। फिर पेट के निचले हिस्से पर अपने को इसमें खिंचाव महसूस होता है। अच्छा। तो 10 बार बाएं पैर से करना, 10 बार दाहिने पैर से करना। हम्म। फिर दोनों पैर साथ में उठा के अच्छा। और फिर घड़ी के पेंडुलम की तरह। अच्छा। फिर बीच में रुकना, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना। नीचे आ जी। और इसके बाद लेटे लेटे में साइकिलिंग करना। अच्छा। हाँ, साइकिलिंग से बहुत जल्दी मोटापा कम होता है। अच्छा। श्वास भरना पेट में, ये भी लेटे लेटे का ही है। हम्म। पेट में श्वास भर लेना हम्म। और दोनों पैरों को ऊपर उठाना, श्वास भरते हुए 90 डिग्री पे लाओ। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों घुटनों को मोड़ना और घुटनों को छाती तक लाना। और फिर गर्दन को उठाना और घुटने को लगाना। फिर जैसे साइकिल के पेडल चलते हैं ना, इस प्रकार। और इसमें इसका भी सही तरीका है। अच्छा। जब अपन सीधा मतलब पैर को नीचे लाएंगे तो पूरा सीधा करना है, मतलब वहीं के वहीं नहीं ऐसे करना। हाँ। पूरा पैर सीधा वहां तक लाएंगे। फिर दूसरा पैर ऐसे बारी बारी से दोनों पैर सीधा, फिर वापस। और जितनी बार अपन घुटने को छाती तक लाएंगे तो झटके से पेट पे दबाव आना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो इसको भी 10 बार सीधा और फिर 10 बार उल्टा। अच्छा। और हाथ पैर दोनों चलाना है। अच्छा। हाँ, हाथ चले, पैर चलेगा तो हाथ भी चलेगा, अच्छा। दोनों एक साथ। और पेट में श्वास भरी हुई रहेगी। अच्छा। जब अपने को श्वास रोकते नहीं बने, फिर बीच में रुक जाए, फिर श्वास लें, फिर यही क्रिया करें। ये कितनी बार करना चाहिए? ये अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करना चाहिए वैसे तो। पर फिर भी 20-25 बार तो करना ही चाहिए कम शुरू से शुरू कम में। 20 बार। हाँ, पर धीरे धीरे इसकी आवृत्ति बढ़ाना, एकदम से नहीं जाता। कम से नहीं बढ़ा। हाँ, शुरू में आप 4-5 बार ही करें, क्योंकि सबकी शारीरिक सर इससे पेट की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती होंगी। मसल्स भी स्ट्रांग होती है और कब्जियत की प्रॉब्लम भी दूर होती है, अधोवायु दूर होती है, गैस की प्रॉब्लम दूर होती है। और जो अपन को दौड़ने से लाभ मिलता है, उससे ज्यादा लाभ अपने को साइकिलिंग करने से मिलता है। अच्छा। और आराम से लेट के करो। लेट के करो, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। हाँ, पीठ टिकी हुई रहती है आपकी। पीठ टिकी हुई रहती है, कोई गिरने का डर नहीं, कुछ नहीं। जी जी। और एक एक पैर से कर लिया और फिर दोनों पैर से एक साथ करना। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से सभी को बहुत लाभ होगा इससे, क्योंकि सबको लाभ होगा, सबको लाभ पेट होगा। निकलने की समस्या तो सबकी होती जा रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो बाहर तो आ जाता है, पर इसका अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है। पेट निकलने में उष्ट्रासन करते हैं, फिर धनुरासन करते हैं। जी। मतलब उष्ट्रासन में भी वज्रासन में बैठ के घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं और फिर बारी बारी से दोनों हाथों को पीछे लेके एड़ी को पकड़ना और फिर गर्दन पीछे करना। अच्छा। तो उससे भी कम होता है पेट और मोटापा जी। रहता है। धनुरासन, उससे भी पेट कम होता है। नौकासन से पेट कम होता है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। साइकिलिंग वाला सबसे बेहतर लगा मुझे कि साइकिलिंग घर में लेट के ही साइकिल चलाएं तो बहुत अच्छा है। साइकिलिंग उसमें एक आगे पीछे लुढ़कने का भी बहुत अच्छा है। अच्छा। जैसे साइकिलिंग कर ली, उसके हाँ। बाद फिर दोनों घुटनों को छाती तक लगा लेना और हाथों को कस के पकड़ लेना हाँ। और फिर आगे पीछे लुढ़कना। अच्छा। जैसे अपन गड़बड़ गोटी बचपन में हाँ, खेलते थे। बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह जो जैसे बैठ के हाथ पैर चलाया करता है, लेटा लेटा। बस 3-4 आसन महीने वाला बच्चा जो करता है क्रियाएं, वो हमको करनी है। अरे आसन में एक बालक आसन होता है। तो अच्छा। जैसे बालक, छोटा बालक कैसे उल्टा होके सोता है, हाँ। उनसे बिल्कुल। तो वो अपन भी विश्राम करना हो ना, उसमें विश्राम करो, इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है छोटा बालक लेट। अच्छा। ऐसे ही घुटना एक मोड़ लेना, हाथ मोड़ लेना और आंखें बंद करके बिल्कुल ऐसे लेटो। जी। बढ़िया बढ़िया है। जी दीदी, धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए। अगला सवाल है संध्या शर्मा आंटी जी का। अस्थमा के लिए क्या किया जाए? अस्थमा के लिए नाड़ी शोधन तो करना ही है। जी। और इसके बाद भस्त्रिका, उज्जयी प्राणायाम और भस्त्रिका, ये 3 मेन है। ये जो अभी मैंने 3 प्राणायाम बताए थे। हम्म। और सूर्य भेदी, नाड़ी शोधन के बाद सूर्य भेदी करें, क्योंकि अस्थमा अक्सर कफ जमा हो जाता है लंग्स में, उससे होता है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम से शरीर में गर्मी मिलेगी। तो और एक गोमुख आसन होता है। अच्छा। गोमुख आसन सर्वाइकल पीठ के लिए भी अच्छा रहता है और लंग्स भी उससे खुलते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि
दोनों मतलब जैसे एक घुटना मोड़ा, उसके ऊपर दूसरा घुटना मोड़ लिया, अच्छा, ये, और घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए, अच्छा। ये सही तरीका ये है। हुँ, और फिर जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर पीछे पीठ पर ले जाना है, और बाएं हाथ पीछे से नीचे, और हाथों की कैंची बनाना है, अरे वाह! कैंची बना के इस हुँ, तरीके से अच्छा, और कोहनी शरीर के मतलब सिर के पिछले भाग में टच करेगी, अच्छा। ऐसे। हाँ, और दोनों पे प्रेशर बनाना है। हुँ, तो आगे झुकने नहीं देना है सर, अगर आगे झुकने दिया तो गर्दन की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। तो बस इस पोजीशन में ऐसा करके हुँ, कम से कम 1 मिनट तक रुके, फिर जितना अपन रुक सकते हैं, हुँ, और इसको अपन भस्त्रिका भी कर सकते हैं, क्योंकि लंग्स पूरी तरीके से खुल जाते हैं। अच्छा। हुँ, इस तरीके से भस्त्रिका भी अपन कर सकते हैं। हुँ, और यही क्रिया फिर दूसरी ओर से करना है, जैसे अभी अपन ने बाएं पैर नीचे रखा था, दूसरी बार दाहिना पैर नीचे। तो हाँ, और जो पैर ऊपर रहेगा वो हाथ भी ऊपर रहेगा, हाँ, ये बात का ध्यान रखना है। और इसकी दृष्टि नासिकाग्र रखना है, तो अपनी आंखों का व्यायाम भी साथ ही साथ हो जाता है। तो ये फेफड़ों को मजबूत करने का आपने सबसे बेहतरीन आसन बताया है। हाँ, फेफड़े मजबूत हो, हम अस्थमा में फ़ायदा हो। तमाम फायदा होगा। जी, नर्मदे है, जी, जी, प्रणाम मौसी। नर्मदे हर। भाग्यवती काशी, बहुत बढ़िया। मैं कह रही थी कि आप एक वीडियो बने लो ना, हमारी संयुक्ता पर डालो, ये नाड़ी शोधन वालों। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है कि आप आपका वीडियो अगर मिल जाए। नहीं दीदी की आप क्लासेस भी कर सकते हैं, नहीं मनीषा वो दी। तो ठीक है, क्लास तो करते हैं और अपन करने भी लग गए हैं, पर ये वीडियो इनका आ जाएगा। नाड़ी शोधन का थोड़ा सा वो है, क्योंकि वो कपालभाति, भस्त्रिका ये सब करते हैं, पर नाड़ी शोधन का थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है। नहीं, इनका वीडियो आ जाएगा तो नाड़ी शोधन सरल है। नाड़ी शोधन मतलब अनुलोम विलोम, उसको नाड़ी शोधन दिया है, पर अनुलोम विलोम क्या रहता है कि कुंभक के साथ भी करते हैं। वो अच्छा। नाड़ी शोधन के दो तो एक मन में अपने आप में ऐसा लगता है कि अपनी नाड़ियों का शुद्धिकरण हो रहा है, हुँ, ओके। इसलिए उसको ये नाम दे दिया है, तो उससे अपने को और अच्छा लगता है मन में। हुँ। इसके साथ मानसिक एक संबल मिलता है कि सिंपल मिलता है। हाँ, आपको योग मन से प्राणायाम जुड़ के करना है उस उसमें मन से जुड़ के ही करना है, हुँ, हुँ। तभी तो मुस्कुराने का भी कहते हैं। अच्छा है। जी, जी, में दोनों efficient है। जी। अगला सवाल हम लेते हैं कल्पना शर्मा जी का। कल्पना जी पूछ रही हैं कि मुझे गर्दन में दर्द है, इसके लिए कोई उपाय बताइए? गर्दन में अभी ये जो बताए थे मैंने सूक्ष्म व्यायाम में, गर्दन का जो बताया था कि हुँ, वही कि आगे झुक के और ऐसे गोल गोल 10 बार मतलब पहले 10 बार आगे झुकना, आगे पीछे, और श्वास भरते हुए पीछे ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। जी। ये गर्दन का व्यायाम करना है। हुँ, हुँ, और ये गर्दन को ऐसे, ये दाएं बाएं आगे पीछे, ऐसे गर्दन को आगे पीछे झुकाना है। और ये जो इसका बताया था हुँ, हुँ, हुँ। गोमुख आसन, जी, इससे भी गर्दन के लिए ठीक रहेगा। अच्छा। जी, धन्यवाद दीदी। अगला सवाल हम एक गर्दन के लिए, सॉरी, गर्दन के लिए एक और बता देती हूँ, ये वाला है। श्वास भरते हुए हाथों को एक पेची बना के पीछे रखना है, जी। श्वास भरे और रोके, हुँ, और हुँ, हथेली को आगे की ओर धकाना है, सिर को पीछे की ओर, और हुँ, फिर श्वास रोक के रखें। हुँ, फिर धीरे धीरे प्रश्वास करते जाएं। फिर दूसरी क्रिया, ये तीसरी, श्वास भरे रोके, हुँ। ये ये और हाथों को ऐसे करके ये, और गर्दन आगे न झुकाएं, बस इस बात का ध्यान रखना है। सीधी रहनी चाहिए, हाथ ज़्यादा से ज़्यादा पीछे। हाँ, जी, जी। तो ये गर्दन दर्द का उपाय मनीषा दीदी ने बताया। निवेदिता जी पूछ रही है, निवेदिता जी शर्मा, अधिकांश लोग अनिद्रा के शिकार होते हैं। अनिद्रा का आपने बताया था अभी। हाँ, वही शवासन बताया था। हाँ, और अनिद्रा का एक सबसे बढ़िया है अश्वासन। जी। हाँ, तो अनिद्रा की तो तनाव पालते हैं, उस कारण अनिद्रा होती है वो तो। हुँ, और हुँ। वर्तमान अभी जो समय चल रहा है उसमें तो तनाव, ये समझ लो कि 90% लोगों को तनाव रहते हैं, तनाव क्योंकि रहता
भय, भ्रम, भय ये सब बना ही रहता है। बिल्कुल। तो उसके लिए तो अपने को जो शुरू के यम नियम इसको तो समझना ही है। इससे भी अपने को अनिद्रा में बहुत लाभ मिलेगा जी। कि डर भ्रम भय भी दूर होगा, हुँ, हिम्मत आएगी और नेगेटिव विचार दूर होंगे। हुँ, तो बस यही हो रहा है ना, सकारात्मक सोच रखना है और हुँ, अपन डर भ्रम भय के कारण नकारात्मक ज्यादा सोचते हैं और उस कारण जहाँ बिस्तर पे लेटते हैं कि बस वो विचार सब चलने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा नींद उड़ जाती है। बिल्कुल। तो उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, जैसे हाँ, रात को अपन और खाना खाने के तुरंत बाद न सोएं, अच्छा, कम 2 घंटे बाद सोना चाहिए। अच्छा 2 घंटे का गैप होना चाहिए। हाँ, 5-6 बार कम से कम पानी पी लें, उसके बाद में अपन ने सोना चाहिए। दीदी कुछ लोग कहते हैं कि दिन में थोड़ी देर आराम लेना चाहिए, कुछ कहते हैं दिन में नहीं सोना चाहिए, तो क्या सही? आराम आराम लेना मतलब नींद नहीं लेना, अच्छा, केवल लेटना चाहिए। लेटना है सिर्फ। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाईं करवट लेटना बहुत ही जरूरी है। उससे हुँ, अपना खाना मतलब अच्छी तरह से भोजन पचता है। हुँ, अपन खड़े-खड़े काम करने लग जाते हैं उसके बाद, तो ब्लड क्या रहता है सब पैरों में चला जाता है और ब्लड को आवश्यकता रहती है, पाचन संस्थान को ब्लड की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो जी, लेट जाएँगे तो ब्लड और नींद आ गई कभी तो पूरा ब्लड मस्तिष्क में चला जाएगा। अच्छा, तो पाचन फिर अपना बिगड़ जाता है, उसको फिर मतलब ढंग से कहते हैं ना आज हम अच्छे खूब सो लिए तो हमको भूख नहीं लगी, खाना नहीं हाँ, हजम हुआ। हाँ, ये नींद नहीं लेना है, पर नींद आराम ज़रूर करना है। अच्छा, थोड़ी देर बैकबोन को और ये शरीर को थोड़ी देर के लिए ढीला छोड़ना ज़रूरी है, लेट हाँ, खाना खाने के बाद पहले तो वज्रासन में बैठना चाहिए, हाँ, कम से कम और वज्रासन का भी सही तरीका होना चाहिए। हाँ, हाँ, दोनों घुटने मिले हुए जी, और बाएं पैर का जो अंगूठा रहता है उसके ऊपर दाहिने पैर का अंगूठा ऐसा टिका रहना चाहिए। अच्छा, मतलब पंजे पे पंजा नहीं होना, हाँ, सिर्फ अंगूठा। पंजे पे पंजा रखते हैं वो गलत है। अंगूठे पर अंगूठा हुँ, और दोनों एड़ियां ऐसे खुली हुई अच्छा, और उस पर नितंब टिकाना और मेरुदंड सीधा और दोनों हथेलियां घुटनों पर। तो फिर आंखें बंद कर लो, ध्यान पूरा अपना पाचन संस्थान पे कि जो खाना खाया वो हजम हो रहा है वो। हुँ, ये वज्रासन में थोड़ी देर बैठना चाहिए। जी, तो खाना खाने के बाद में अनिद्रा का ये आश्वासन एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण आसन है। अच्छा, इससे अनिद्रा हाँ दूर होती है। हुँ, हुँ, सोते समय थोड़ी देर अपन 10 मिनट या 5 मिनट जितना अपने को समय हो 5 मिनट भी कम से कम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम पहले कर लो, हुँ, भ्रामरी कर लिया हुँ, और फिर बिस्तर पे लेट गए। हुँ, दोनों हाथ कंधे के समानांतर कर लिए, हाथों की मुट्ठी कस के बांध ली, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर की तरह से मुट्ठी कस के बांध ली, हुँ, दोनों हाथ फैला लिए और दोनों पैर घुटने से मोड़ना पृथ्वी पर, इतने मोड़ना कि पंजे पृथ्वी से टिक जाए। अच्छा, हाँ, और फिर दोनों घुटनों में 1 से 1.5 फीट की दूरी कर लेना। हुँ, अपन जैसे पैर मोड़े ना, ये ऐसे दूरी और लेटे रहना। हुँ, फिर दोनों घुटने बाईं ओर ले जाना, हुँ, तो एक पैर का घुटना दूसरी एड़ी से टच करे, हुँ, इतनी दूरी होना चाहिए हुँ, और गर्दन अपोजिट, अच्छा, जिधर अपन घुटने ले गए ना गर्दन दूसरी ओर। हुँ, हुँ, तो श्वास भरना और छोड़ते हुए एक और घुटने दूसरी ओर गर्दन। हुँ, हुँ, तो श्वास भरते हुए घुटने बीच में लाना, छोड़ते हुए घुटने दाहिनी ओर तो गर्दन बाईं ओर। हुँ, हुँ, इससे क्या होता है कि अपने शरीर की सारी थकान, तनाव सब दूर हो जाता है। अच्छा, हाँ, और थोड़ी देर नींद आ जाती है। और एक उल्टी गिनती गिनना, अगर नींद नहीं आ रही है तो उल्टी गिनती। ये तो बचपन का हमारा टोटका है, जब हमको नींद नहीं आती थी तो मम्मी कहा करती थी 1000 तक गिनती बोलो। 200 के बाद ही नींद आ जाती थी। बस तो 100 से 1 तक गिनती बोलो, हाँ, तो धीरे-धीरे फिर नींद आ जाती है। बिल्कुल नींद आ आश्वासन बहुत महत्वपूर्ण है जी, इसके लिए। जी, बहुत धन्यवाद दीदी। अनिद्रा की समस्या के लिए आपने उपाय बताया। अगला प्रश्न है दीपमाला जी गीते। आपका कहना है कि मुझे गर्दन, कमर और कंधों में दर्द बना रहता है और डॉक्टर ने स्पॉन्डिलाइटिस बताया है। तो क्या मुझे क्या-क्या आसन करना चाहिए? गर्दन का व्यायाम तो करना ही नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। तो गर्दन का व्यायाम क्या है वो तो करना ही है हुँ, जी हाँ, जी हाँ। और पृथ्वी पर उल्टे लेटकर, पेट के बल लेटकर हाँ अध्वासन जी, किया जाता है। हाँ मतलब जी, दोनों हाथों को आगे की ओर तानना और पेट को हाँ, पीछे की ओर तानना।
पीछे, हाँ। और अपने कल्पना करना कि जैसे अपने को दोनों हाथों से आगे की ओर झुकना, वो करना है, खींचना है, जैसे रस्सी में हाँ, गठान बांधते हैं और कैसे उसको कसते हैं। हाँ जी, देखो, तो दोनों हाथों से आगे की ओर और पैरों को नीचे, जी हाँ, जी हाँ, तो जिससे अपना मेरुदंड मजबूत होगा। हाँ, बस वही है उसका। और उसकी एक वो रीढ़ की हड्डी की एक मनका खसक गई है, डॉक्टर बता रही है, गर्दन के पास की, यहाँ की। हाँ हाँ, तो धीरे धीरे संभल के करना। और हाँ, जैसे आगे आगे बिल्कुल मत झुकना। हाँ, एमआरआई करवाया था तो उसमें बताया कि एक मनका है वो जगह से छोड़ दिया है उसने मुझे। वो ये नहीं था, आगे बिल्कुल मत झुकना, पीछे झुकने वाले आसन करना है। हाँ जी, तो इसलिए आप सावधानी जरूरी है, मतलब। सावधानी जरूरी है। चक्रासन हाँ, करें, चंद्रासन करें, मतलब ये हथेली को यहाँ हाँ, रखे खड़े खड़े जी में, हाँ, वो हाँ श्वास जी, लें और छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं। धीरे धीरे जितना जा सके उतना। हाँ जी, शुरू में आपको चक्कर आएंगे, थोड़ा सा हाँ, कंपन भी होगा, हाँ तो जी, वह जितनी देर अपन कर सकें, फिर धीरे धीरे सीधे, फिर धीरे धीरे करें, फिर धीरे धीरे सीधे हो जाए। तो दो हाथों की कैंची बनाए, पीछे रखें, गर्दन को हाँ, हाथों को हाँ, कंधे से हाँ, से कंधे पीछे और करके, हाँ, पीछे ऐसे जाएं। ऐसे। मतलब बस आपको कंधों का इसका व्यायाम करना है। हाँ जी, मकरासन करें, उल्टे में लेट के, उल्टे लेट जाएं, दोनों पैरों की हाँ, दूरी कर लें, जितनी कर सके उतनी दूरी हाँ कर जी, लें। दोनों कोहनियों को आपस में मिला लें और ठुड्डी को हाँ, ऐसे आगे गर्दन पीछे को रखें। सपोर्ट करके, ये हाँ जी, बस आंख बंद करके थोड़ी देर ऐसे पड़े रहें, जी, जी, हाँ जी, इससे आपको जी, आराम मिलेगा। जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ, इससे थैंक यू आपको मनीषा सवाल जी। का जवाब मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ जानकारी बहुत अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। आज तो बहुत उपयोगी चीजें जानने को मिली, क्योंकि मैं योगा में विश्वास करती हूँ और सवेरे का 1 घंटा पूरा योगा के लिए देती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी की। बात है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मनीषा दी, थैंक यू मीना। धन्यवाद जी, प्रणाम। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। जी, धन्यवाद मनीषा दीदी, आपने एक और सवाल का समाधान दिया। अगला सवाल है शशिकला जी शर्मा का। उनका पूछना है कि घुटनों में प्रॉब्लम हो तो क्या करें, वज्रासन नहीं कर सकते। नहीं, घुटने में वज्रासन नहीं करना है। घुटने में तकलीफ हो तो, अच्छा। घुटने में तकलीफ हो तो दोनों पैर सामने फैला लें जी। और बैठे बैठे में सूक्ष्म व्यायाम करें। अच्छा। तो दोनों पैर फैला के हम्म। और पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करें, फिर पंजों को आगे ताने, फिर पीछे ताने, फिर आगे ताने, फिर पीछे ताने, फिर दोनों पंजों को गोल गोल घुमाएं। 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। हम्म। फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। फिर उसके बाद में पैर को सामने फैलाएं और 5 से 6 इंच की दूरी पे घुटने को ऐसा ताने लंबा, अच्छा। और फिर धीरे से नीचे करें। हम्म। ये करना है। और फिर चखनी चालन करें, मतलब घुटने की नसों को सिकुड़ना और फैलाना। चला। जंघा की नसों को करना तो घुटने का भी हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो उससे ये सब इसकी नसें ये सब खुल जाएंगी हम्म। और घुटने में आराम मिलेगा। और घुटने को गोल गोल कभी नहीं घुमाना, अगर घुटने में दर्द है तो। हम्म। हाँ, घुटने को सामने लाना और फिर छाती तक लाना, फिर सामने फैलाना, फिर छाती तक लाना। हम्म। धीरे धीरे 10 बार ऐसा करें, जी। इससे घुटनों में आराम मिलेगा। हम्म। और थोड़ी सी इसमें बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपने बहुत आसान उपाय बताया। आभारी हूँ आपकी। धन्यवाद। धन्यवाद शशि दीदी। जी मनीषा दीदी, एक यूनिवर्सल समस्या है मुझे लगता है भारतीय नारी की, घुटनों की समस्या। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो घुटनों की समस्या महिलाओं में बढ़ती जाती है। वो भी और खड़े खड़े काम करते हैं ना, मेन तो जी। इसलिए ऐसा होता है। और जी। फिर जब भी अपन लेटे ना, तो पाँव थोड़े से, मतलब पाँव के नीचे तकिया रख ले, जी। ऊंचाई पे पाँव को रख लें, तो ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट दिशा में होगा ना, हम्म। तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। अच्छा। पैर थोड़ी देर के लिए ऊंचाई पे रख के ऊंचाई पे रख लें। से पहले। जी। हाँ, जी। सोने से पहले भी दोपहर में भी काम से निपटे, हाँ, पैर जब के भी नीचे। रिलैक्स होते हैं तो थोड़ी देर के लिए पैरों को ऊंचाई हाँ, पे। और ऐसा नहीं काम कर रहे हैं तो खड़े खड़े कर ही रहे हैं। हाँ हाँ। और नीचे बैठने की आदत डालें। और अच्छा। क्या होता है, डॉक्टर कह देते हैं नीचे नहीं बैठना, तो जब हम्म। स्टार्टिंग हो, हम्म। जब अपन ने ऐसा नहीं करना, डरना नहीं, धीरे धीरे नीचे भी बैठना और खड़े भी होना। और फिर जहाँ अपना एक बार नीचे बैठना बंद हुआ कि वो, तो फिर उसको आदत ही ऐसी पड़ जाएगी, फिर हमेशा के लिए हो जाता हमेशा के लिए हो जाएगा। है। जी। तो गुड बेड करना चाहिए बस। हाँ। इसमें इसमें एक आसन और रहता है,
परिवर्तित त्रिकोणासन रहता है, तो उसमें भी दोनों हाथ कंधे के समानांतर करके और खड़े खड़े दोनों पैरों में दूरी करके बारी बारी से एक पैर पे नीचे बैठना है। ये धीरे धीरे संभल के करना, तो घुटने का मूवमेंट होता है। ये अपन करते रहेंगे ना, तो घुटने में समस्या नहीं आएगी। अच्छा। एक ये होता है, ऐसे बैठना फिर खड़े होना, तो ये भी संभल के करना। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो वो नहीं करे, शुरुआत में तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी, धन्यवाद दीदी, ये बहुत अच्छा आपने आसान सा आसन बताया घुटनों के लिए। अगला प्रश्न हम लेते हैं बीकनगांव से संध्या गीते जी का। संध्या जी पूछ रही हैं कि गर्भवती महिला को प्रसव के बाद, विशेषकर सिजेरियन डिलीवरी के बाद, कौन सा प्राणायाम और व्यायाम करना चाहिए? सिजेरियन के बाद कम से कम महीने भर तक तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। ऐसा हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हो तो 15 दिन बाद कर सकते हैं। अच्छा। और महीने भर तक नहीं करना चाहिए। और प्रणाम मनीषा दीदी। आशीर्वाद। वीणा दीदी को भी जय श्री कृष्ण। नर्मदे। नर्मदे हर। और प्राणायाम तो ये नाड़ी शोधन ही करना चाहिए और भ्रामरी, क्योंकि उस समय नींद नहीं होती है ज्यादा। जी जी जी। तो पेट पे झटका लगे ऐसा व्यायाम, प्राणायाम को ऐसा नहीं करना है, और व्यायाम भी ऐसा नहीं करना है जिससे पेट पे झटका लगे। जी जी जी। अपन बैठे बैठे के जो भी हाथ का ये है, ये ऐसा, ये सब अपन कर सकते हैं आपके। जी जी जी। और पेट पे दबाव पड़े वो आसन नहीं करना है। दीदी वैसे मतलब प्रसव के बाद थोड़ा पेट निकल आता है, तो उसके लिए कोई ऐसा उसके लिए पेट पे जो पट्टा बनता है बस वही करना है। और प्राणायाम तो नाड़ी शोधन ही करें जी। और ज्यादा आराम नहीं करें। जी जी जी। चल फिर करते रहे, ऐसा नहीं कि भाई अब अपन लेटे हुए हैं, सुस्ती आ रही है। जी जी। आराम करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा। जी दीदी, ये तो इस खैर डिलीवरी के बाद की बात है, लेकिन जैसे फुल टाइम चल रहा हो तो अपने को नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? आजकल सिजेरियन अधिकतर होता है, तो अपन सोचे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऐसा कोई हो ताकि उससे अपने को सामान्य तितली आसन, बटरफ्लाई। हाँ, तो उसमें भी मेरुदंड सीधा रख के दोनों पंजों को आपस में मिला लेना और हथेलियों को पंजे के नीचे रखना और कोहनी से हाथ सीधे, और फिर जैसे तितली के पंख फड़फड़ाते हैं उस तरीके से दोनों पैरों को चलाना। जी 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 जी। और मार्जारी आसन करना। अच्छा, तो मार्जारी आसन का भी सही तरीका आना चाहिए। मार्जारी आसन में भी मतलब केट पोजीशन, बिल्ली जैसी। हाँ तो जी। पहले वज्रासन में बैठना, जी। और वज्रासन में बैठने के बाद वज्रासन में बैठ गए, उसके बाद फिर दोनों कोहनियों को घुटने के यहाँ लाना जी। और फिर हथेलियों को करके, मतलब इतनी दूरी होना चाहिए जी। और फिर दोनों हाथों में 1 से 1.5 फीट की दूरी, कंधे के बराबर मतलब, और दोनों पैरों में भी दूरी। जी। ये सही पोजीशन है। जी। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीठ गर्दन नीचे लाना, सर गर्दन ऊपर और पीठ नीचे। जी। श्वास छोड़ते हुए पीठ ऊपर, सर गर्दन नीचे। ये सूर्य नमस्कार जैसा तो नहीं है जी? नहीं 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 नहीं, इस सूर्य नमस्कार का इसमें कोई नहीं है। ये मार्जारी आसन कहते हैं इसको। जी जी जी। ये तो नित्य करना चाहिए, सबने, सबके लिए अच्छा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन है। जी जी जी। ये मार्जारी मतलब जैसे बिल्ली करती है। बिल्ली पीठ कैसी लचीली रहती है, अपनी जी पीठ जी भी जी। लचीली, जिनको जी पीठ की जी। प्रॉब्लम रहती है ना उनके लिए भी अच्छा है। जी तो जी श्वास जी। भरते हुए पीठ को नीचे, गर्दन ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जी 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 दीदी। ये करना चाहिए। अपने हाँ, पर्वतासन करना चाहिए, जो उसमें रहता है ना सूर्य नमस्कार में, जी जी वो जी। रहता है। जी जी। हाँ जी सर। जी दीदी। ये करना चाहिए। और छाछ बनाने वाली क्रिया करना चाहिए। तो छाछ अपन जैसे तो अब आजकल बना नहीं सकते, तो रस्सी को कहीं भी अपने, ये जो सांकल की वो रहती पकड़ने का, दरवाजे में जो रहता है, तो उसमें एक रस्सी बांध दो मोटी। हाँ। और जैसे छाछ बनाते हैं ऐसे ऐसे करो। हाँ जी, जैसे पुरानी महिलाएं घट्टी घट्टी चलाती थी आखिरी महीने में। घट्टी, इसमें घट्टी का आसन भी करना चाहिए, घट्टी जी चलाने जी। हाँ, मैंने सुना था कि घट्टी चलाने का आसन भी करना चाहिए। हाँ, छाछ बनाने का करना, घट्टी चलाने का, उसमें भी 10 बार सीधा 10 बार उल्टा, दोनों पैरे से जोड़े कर लो। हाँ और जी। घट्टी चलाओ। जी जी जी, ये ठीक रहेगा ना? हाँ बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया हाँ रहेगा। हाँ, मैंने सोचा आपका मार्गदर्शन ले लूं थोड़ा। कहीं नहीं, क्या आता है। जी। और पोछा जरूर लगवाइए, पोछा।
जी, 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 वो तो चल रहा है दीदी। कुछ चल रहा है ना, हाँ। और जी, दोनों जी, पैरों जी। में खड़े हो जाना, दोनों पैरों में दूरी करके और थोड़ा सा ऐसे आगे झुकना। हाँ दीदी, मेरी बहू को है अभी 7 अक्टूबर दी हुई है। अच्छा, चलो अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हाँ दीदी, आपने आपको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। इस गूगल मीट के द्वारा सबका जन कल्याण हो रहा है, इसलिए सबकी ओर से धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आभार आभार दीदी। धन्यवाद धन्यवाद। जी मनीषा दीदी। दीदी का आभार, बहुत इतनी रोचक हाँ दीदी। उपयोगी जानकारी हमको दे रही हैं। बहुत-बहुत उपयोगी जानकारी है और बहुत मनीषा दीदी का ये ज्ञान मैंने पहली बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी का मुझे सभी को परिचय हुआ आज। जी, जी, जी। ये अपन जी, ने भी जी, कहीं जी। से लिया है। नहीं, नहीं दीदी, मुझे पता नहीं था। मैंने अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो पता नहीं था मेरे को कि आपका ये मतलब भी चलता है, मतलब क्लास लेते हो आप योग की, हाँ, योग क्लास प्राणायाम। लेती थी पहले, अभी जरा 2-3 साल से बंद है। ये अच्छा, अच्छा कोरोना दीदी। के उससे जी, जी, पहले जी लेती दीदी। थी। 3 नहीं, साल से बहुत तो अच्छा। हो गया। बहुत बहुत बढ़िया जन कल्याण का कार्य आप कर रहे हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। जी दीदी। जी, जी। धन्यवाद ओके, संध्या जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला धन्यवाद। सवाल मुक्ता बर्वे का है। मुक्ता जी पूछ रही हैं कि दाँतों के लिए भी कोई योग होता है क्या? दांतों के और 2 सवाल है इनके, पहले हम दाँतों वाला ले लें। दांतों के लिए प्राणायाम है। जी, हाँ, तो शीतकारी प्राणायाम होता है, उससे मसूड़े और दांत स्वस्थ होते हैं, उनको हुँ, अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है। जी, तो उसमें जैसे श्वास को दांतों के द्वारा हुँ, अंदर लेना, हुँ, ठीक, हुँ, यानी कुंभक लगाना, बंद लगाना थोड़ा सा क्षणिक, इसमें क्योंकि मुंह से श्वास लेते हैं और हुँ, धीरे से फूल बंद छोड़ के और नासिका से धीरे धीरे रेचक करना। तो ये अपन 4-5 बार करो। 4 से और 5 बार करते हैं। हाँ, और फिर मुंह में पानी भर के और कुल्ला करना अंदर ही अंदर, हुँ, हुँ, तो मांसपेशियों की मसाज होती है अच्छा, उससे। हाँ, और जो भी अंदर के सब अपना अन्न के कण रहते वो भी निकल जाते हैं और इसकी मसाज भी होती है। जी, जी। तो मुक्ता आपको जवाब मिल गया होगा। अगला एक और सवाल है मुक्ता जी का। बार-बार नस पर नस चढ़ जाती है। उसके लिए नस तो बढ़ने की तो बड़ी समस्या है, मेरी सासू माँ को भी बहुत समस्या है, नींद में नस चढ़ती है और वो रात भर सो नहीं पाती। तो उसका क्या तरीका है? वही पाँव के अंगूठे को पकड़ के और खींचना रहता है। अच्छा, और बाकी आपने जो ये आसन करते रहते हैं तो उससे नसों की प्रॉब्लम तो वैसे भी दूर हो जाती है, क्योंकि रक्त संचार सुचारू रूप से चलता है। अच्छा। नियमित योग करते रहेंगे तो नस की प्रॉब्लम होगी नहीं। हुँ, हुँ। तो ये क्या नसों की जो वो होती है कैपिलरीज़, अपनी जो वेन्स होती हैं, उनमें रुकावट के कारण होता है? रुकावट के कारण होता अच्छा, हाँ। तो मुक्ता आपको भी जवाब मिल गया होगा। हाँ बहुत-बहुत दीदी, रात में आप बोल रहे हैं ना जो कि रात में बहुत प्रॉब्लम होती है, सच में रात में बहुत दिक्कत होती है। कभी नस पे नस चढ़ जाए तो रात में बहुत दिक्कत होती है, सच हाँ, है। हमारी भी मम्मी जी को बहुत प्रॉब्लम। धन्यवाद दीदी। जी, जी, धन्यवाद मनीषा दीदी। मनीषा दीदी को बहुत-बहुत धन्यवाद, एक और समस्या का हल बताया। आपको भी दीदी बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मीना दीदी। धन्यवाद, और धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल है? जी, रूपपति जी। मेरा सवाल है, घुटने बहुत दर्द होते हैं मैडम, क्या क्या एक्सरसाइज करूं, कैसे कैसे करूं, मेरे को बताओ, मेरे घुटने अब में लेट बहुत आए तकलीफ आप, है। हमने आप सब लेट बता आए दिया। बाबू जी आज। देखो, तो योग में सबसे बड़ा समय महत्व रखता है। वैसे वो हमारे आज मेरा रेगुलर रेगुलर ऑडियंस आज है। मेरा आज मेरे मेहमान थे, मेहमान, चार जोड़ मेहमान अब भी हाल गए हैं। जी, इसलिए रूपपति जी कुछ पूछना चाह रही थी। जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आपका माइक होगा ना, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे नींद में जब वो नस एकदम चढ़ जाती है ना, हुँ, तो उसको अंगूठा खींचने से फिर वो सही हो जाएगी सही क्या? हो जाएगी, हाँ सही हो जाएगी। किसी को कहना हाँ पड़ेगा कि भाई हमारे पाँव का अंगूठा खींचो, हाँ हाँ, वही, क्योंकि नींद में ऐसे तो अपन जागते रहते तो कर लेते हैं, कर लेते पर हैं, जब नींद में होती ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है वो, दिक्कत हो हुँ, जाती है, तो वो अंगूठा खींचने से मतलब प्रॉपर हो जाएगी वो। प्रॉपर हो जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है?
या तो आप चैट बॉक्स में लिखें या फिर आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते मनीषा दीदी हरिओम। हरिओम हरिओम। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आज तो आपने मेरी सब भूली बिसरी यादें ताजा कर दी। सही कहा। क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है ना, तो सब क्लासें बंद हो गई। बंद हो गई है, सही है। जी। तो वही सब फिर से सब भूली बिसरी यादें ताजा हो गई, फिर से रिपीट हो गई सब। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। धन्यवाद, आप सब भी ध्यान से सुन रहे हो, बहुत बड़ी बात है। जी नहीं नहीं, आप अच्छा बता रहे हो। तो मेरा तो क्या है यार, ये लॉकडाउन लग जाता है या कोई कहीं बाहर चले जाते हैं तो सब अनियमित हो जाता है। उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? वो तो करते अपने हैं घर में वो तो जब अपने तक। मन पे है, पूरा मन पे निर्भर है ये तो। नहीं, आप बाहर जाओ तो फिर टाइम नहीं होता। जैसे बेटियों के घर गए, कोई डिलीवरी टाइम या कुछ हो गया तो फिर वो थोड़ा तो सा मजबूरी डिस्टर्ब है। हो जाता है। ठीक है, फिर अपने मन को संतोष करो फिर कि अरे मैं नहीं कर, तो उसके लिए पछताओ मत। सोचो मत हाँ कि वही, मैं नहीं कर पाई। हाँ वही सही बात है। तो सोच सोच के परेशान होंगे, फिर बीमार होंगे। नहीं इतना तो नहीं सोचते। हाँ, बस हर हाल में संतुष्ट रहो, हाँ नियमों वो तो है का सही। पालन करो बस। सही हाँ सही इतना तो कहा नियमित। आपने। ये बहुत बड़ी समस्या रहती है, बहुत लोगों के साथ देखा मैंने कि नहीं ऐसा तो ऐसा ही होना चाहिए कि भैया मैं 3 घंटे मतलब रश्मि दी आपके लिए नहीं बोल रही, मैं एक जनरल मतलब मेरी भी बात कह हाँ रही नहीं, कोई बात नहीं, हाँ सही बात। हूँ। नहीं आज मैंने सारे कमरों की सफाई नहीं की, आज मुझसे एक कमरा छूट गया तो वो बहुत देर तक दिमाग में घूमता रहता है। वो असंतोष नहीं होना चाहिए जो आपने नियम में बताया है, यम नियम में कि वो असली असंतोष हमेशा हमारे सिर पे हावी रहता है। और सही है। ये समस्या हम महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा रहती है कि अरे आज तो मैंने देर से मुझे देर हो गई नाश्ता बनाने में, या आज मुझे वो सारा दिन हमारा मन हमको कचोटता रहता है। कुछ होता तो है। उससे कैसे बाहर निकलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबको खुश रखें पर हम नहीं रख पाते। और नहीं वो रख पाती। चीज़ हम हमको वो कितनी भी कोशिश करें दिमाग से जाती नहीं है। तो उसको कैसे कंट्रोल करें हम? अंतो असंतोष तो सबसे बड़ा दुख का कारण है ही, बिल्कुल। और सबको खुश रखना वो भी असंभव है, हाँ, क्योंकि सबके विचार अलग अलग रहते हैं, स्वभाव अलग अलग रहते हैं। हाँ। तो उसके लिए अपने को अपने आप को ही बदलना है, और हर हाल में संतुष्ट रहना है, खुश रहना है। और जो है मतलब गीता में जो है ना कि जो हुआ वो भी ठीक है, होगा हो रहा है वो भी ठीक है, और होगा वो भी ठीक है। भी ठीक है। हाँ, वो भविष्य वर्तमान जो भी है सब में सम रहना है जी। बस। और मुश्किल है, पर ये निरंतर अध्यात्म स्वाध्याय बस, सद्गुरु सन्निधि, बस इससे ही संभव है। और बहुत टाइम लगेगा। ये नहीं कि आज अपन ने कहा, आज अपन ने शुरुआत करी और आज ही उससे अपने को लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि समय परिस्थितियां भी रहती है। हाँ, अपने को पढ़ने का मन होता है पर नहीं पढ़ पाते, नहीं फिर पढ़ उसके लिए अपन ने अपने आप में ऐसे झुंझलाहट होती कि अरे अपन पढ़ नहीं पाए, अपन जैसा है। तो ठीक है, नहीं पढ़ पाए, जब पढ़ेंगे जब। और फिर जो कुछ अच्छा लगे उसको लिखें, डायरी में नोट करें। हुँ। तो नोट करने में उतनी देर अपने दिमाग में फिर और वो बात रहती है। हुँ। सबसे ज़्यादा तो टेंशन हमको भाइयों का रहता है। अरे इसने आज ऐसा किया, आज इसने ऐसा नहीं किया। वो भी गलत है, वो भी गलत है। मैंने तो फिर से बाई लगाई नहीं, मैंने तो फिर से बाई लगाई नहीं कि ये कम से कम टेंशन खत्म हो गया। टेंशन खत्म हो गया। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, आई नहीं, आज नहीं आई, ये काम ठीक से नहीं किया। नहीं, पर वो ये रहता है कि थोड़ी अपने हाथ देर से के लिए काम करो। लगाते हैं लेकिन उसका टेंशन और सिर पे बैठा रहता है। हाँ, रिलैक्स है दिमाग। नहीं तो अपने को कंट्रोल करना है कि अगर बाई नहीं आए तो उसके बाद भी अपने को झुंझलाहट नहीं, जी। खुशी, चलो ठीक है आज नहीं है तो आज अपन खुद काम करेंगे तो और अच्छे से करेंगे। हाँ सही बात। बाई यहाँ पे चलते फिरते करके चली जाती है। आज मेरा घर ज़्यादा साफ होगा। आज ज्यादा साफ होगा। बस हर हाल में संतुष्ट मैं भी रहना है। ऐसे सारा दिन काम को लेकर के टेंशन करती हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तू मेडिटेशन किया करो। तो मेडिटेशन किया करो बार-बार मुझे कहते हैं, तो मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि किस तरह से मैं शुरू करूँ उसको? देखो क्योंकि ऐसे में अपन घर की सफाई करते करते अपने दिमाग में गंदगी भर लेते हैं, क्योंकि मन में विकार है, ये तो विकार है ना, तो बेकार विकार आ को जाते हैं। हाँ, ये गंदगी सब अपने अंदर भर लेते हैं, और वो बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। हुँ। मुझे बहुत बीमारी है सफाई की, तो सब परेशान है मुझसे। तो वो भाई कहते हैं सफाई करो। थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे छोड़ो। हाँ, ये सफाई करना करना है, घर सब साफ होना चाहिए, जी, पर उससे परेशान नहीं होना है। जी। परेशान होकर साफ सफाई करे तो वो कोई मतलब नहीं। हाँ, जितना हो उतना करो और संतुष्ट रहो।
संतुष्ट रहना सबसे बड़ी बात। हाँ, संतुष्टि सदा सुखी। जी, सही बात। जी। मनीषा दीदी, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आपने बोला था आहार और विचार दोनों होने चाहिए, तो आहार का कितना रोल रहता है हमारे स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य के लिए आधा पेट भोजन करें, अच्छा, उससे डबल पानी पिए जी। और उससे उससे चौगुना हँसें, अच्छा, तो स्वस्थ रहेंगे। तो अपन क्या होता है बहुत पेट भर के खा लेते हैं, क्या अरे अभी तो थोड़ी और भूख है और खा लेते हैं और खा लेते हैं। फिर वो पचने में आसानी नहीं रहती, फिर वो परेशान होते हैं उस कारण। जी। फिर पाचन संस्थान को भी तो भाई थोड़ा-सा वो होना चाहिए ना। हाँ, और पानी जाएँगे तो पानी की जगह भी तो रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बिल्कुल ऐसा खूब ज़्यादा ठूस-ठूस के मतलब खा लेते हैं, हाँ, फिर वो पाचन उसपे दबाव ज़्यादा पड़ता है ना, हाँ, हाँ। तो कुछ ज़्यादा लोग कहते हैं कि थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार खाएँ, एक बार में बैठ के खाने के बजाय, तो वो भी सही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है और भूख को मारना नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे अपने को भूख खूब लगती है और सुबह से अपन नाश्ता कर लेते हैं, हुँ, भूख मर गई। हुँ, और जैसे सुबह अगर जल्दी उठ रहे हैं, तो उठने के 2 ढाई घंटे के बाद तो अपने को भूख बहुत ज़ोर से लगने लगती है। हाँ, तो उस समय अपन अगर भर पेट खाना खा लें, तो हुँ, अति उत्तम है। अच्छा। हाँ, पर अब वो संभव नहीं रहता है हुँ, समय, पर फिर भी कोशिश ये करना चाहिए 10-11 बजे खाना खा लेना चाहिए हुँ, और खाना जब भी बहुत ज़्यादा भूख लगे, तो ही खाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि पेट की अग्नि जब जलेगी मतलब हुँ, तभी अपन कुछ देंगे तो भोजन पचेगा ना, तब बचेगा। नहीं तो अपच हो जाएगी। हुँ, अपना क्या रहता है, अरे थोड़ी भूख है लाओ खा लेते हैं, हुँ, खाए और छुट्टी, हाँ, निपट निपटो। नहीं, तो उसमें अपना फिर हाजमा बिगड़ जाता है। जी, जी। तो जब बहुत ज़्यादा भूख लगे तभी खाना है और भोजन करने के 2 घंटे बाद पानी पीना है, क्योंकि इसके बाद क्या अग्नि प्रज्वलित होती है अपने पेट के अंदर, हुँ, तो फिर अपन उसको पानी पी के ठंडी कर लेते हैं। ठंडे अब वो बुझ गई तो फिर खाना कैसे पचेगा? पचता नहीं। तो 2 घंटे तक अपने को पानी नहीं पीना है। फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी पिए हुँ, हुँ, और पानी पीने का भी तरीका है, बैठ के पानी पिए, अपन खड़े-खड़े बस ऐसे पी लेते हैं। हाँ, हाँ, सही है। आयुर्वेद तो यही कहता है ना, और आजकल एलोपैथिक वाले तो डाइटिशियन कितने-कितने बोलते हैं दिन भर खाओ। सब बिगाड़ दिया। मुझे भी गर्दन में प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, तो मुझे भी यही कहा था कि पट्टा बंधेगा गले में हाँ, और बस ये जो प्रिकॉशन लेना, ये करो, वो करो, ये सब। कमर में एक बार प्रॉब्लम हुई थी तब नीचे मत बैठना और नीचे नहीं लेटना और सब ऐसा कमर में पट्टा बांध लो। हुँ, मैं सोचा कि मैं तो ये जिंदगी भर ऐसे पट्टे-पुट्टे बांध के नहीं रहूँगी और आहार के द्वारा ही अपने आप को और योग प्राणायाम से कंट्रोल करूँगी। सही बात है, उससे तो ठीक तो होता है। हाँ, एक बार ये मेनोपाज़ के टाइम बहुत चक्कर भी आया, बहुत तकलीफ हुई थी। सब कान में से सन्नाटे चलने लग गए थे और इतने चक्कर आते थे, ऐसी हालत हो गई थी कि बस। तो जब यही था कि अपने इनको बताओ, अपने क्या कहते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हाँ, हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजिकल हाँ, उसको बताओ। तो हुँ, मैं तो अपने ये है ना अपने अश्लेष शर्मा या अश्लेष चौरे सॉरी हुँ, हाँ, उनका आज भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तो मैं तो ऐसी घबराती भी गई थी उनके पास। मैंने हाँ, कहा बहुत चक्कर आ रहे और मेरे को तो बस ये इसकी प्रॉब्लम बता दी है कुछ। तो कही कि नहीं दीदी आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो 10 दिन मेरी दवाई लेके देखो अगर आराम होगा ठीक है, फिर आप जाना उधर। हाँ, 10 दिन में मुझे इतना आराम हुआ मतलब आयुर्वेद बहुत महत्व रखता है। आयुर्वेद। आयुर्वेद सही में बहुत बढ़िया होता है आयुर्वेद। एलोपैथिक में जाएँगे तो वो तो यही सब बताएँगे। जी, जी। और उसके बाद मैं सीधे योग क्लास गई, तो आयुर्वेद की दवाइयाँ ली और योग करा। तो कोई गर्दन में पट्टा नहीं, ना कोई कमर में पट्टा और नीचे भी आराम से बैठती हूँ। बिल्कुल। सही बात है। जी, तो और मेरे को भी चक्कर में कि कि आपने आज मेरे ख्याल से 5 बज चुका है। आप भी थक गए होंगे, काफ़ी टाइम हो गया। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? किसी का प्रश्न हो तो पूछ लें, फिर हम अगले सेशन में अगले मंगलवार को फिर से दीदी से अनुरोध करेंगे। फिर से दीदी को आमंत्रित करना चाहूँगी मैं। अभी हमारे एक बहुत मेन जो चैप्टर है, दीदी उसकी जानकार हैं नेचुरोपैथी की। प्राकृतिक नेचुरोपैथी। चिकित्सा के बारे में हम दीदी से जानेंगे अगले सेशन में। आप लोगों के कोई और प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आज क्या प्रश्न उत्तर होने रहे? सर हो गए दीदी,
नहीं मैं शुरू से ज्वाइन हूँ मैं भी मैं सुन रही हूँ सबको शुरू से। जी जी जी। अच्छा लगा मनीषा दीदी से। लक्ष्मी जोशी जी पूछ रही हैं कि मुझे नींद नहीं आती। अनिद्रा के तो आपने बताया, अनिद्रा को पता ही दिया है, अनिद्रा आश्वासन के काफी सारे आसन बताए हैं दीदी ने। आप, मैं ये जो प्रोग्राम है आज का, ये मेरे YouTube चैनल पर डालूंगी, तो आप उसके लिंक में शेयर करूंगी सखी सहेली पर, तो आप लोग उसमें ये वाला प्रोग्राम फिर से देख सकते हैं जिसमें दीदी ने सारे आसन बताए हैं। तो दीदी आपने आज बहुत अच्छी, रोचक और उपयोगी जानकारी दी है योग के बारे में। अष्टांग योग, योग के जितने भाग होते हैं, प्राणायाम का महत्व आपने बताया, सही सही तरीके से करना बताया, और सबसे बड़ी बात आपने संतुष्टि और प्रसन्न रहने की बात कही, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपने जो कहा, वो मुझे लगता है बहनों को सभी को अपनाना चाहिए कि प्रसन्न रहना सबसे बड़ी बात है। यदि आप प्रसन्न रहेंगे तो आप सारे योग भी कर पाएंगे और उनका पूरा पूरा लाभ भी ले पाएंगे। तो मैं संयुक्ता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। आपका भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लायक समझा। आपका आभार जो आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, लाभदायक। देखो हमारे जो योग गुरु थे ना, जी अब तो ब्रह्मलीन हो गए हैं, पर वो यही कहते थे कि इसके जो अधिकारी हो उसी को इसका महत्व बताना चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए। सही बात है, सही बात है। कि इसके अधिकारी कितने हैं। जी जी, ये सौभाग्य की बात होती है, और ये कहते हैं कि ईश्वर की कृपा होती है, तभी किसी ऐसे जानकार से या किसी गुरु से आपका सानिध्य होता है। तो ये आज सब बहनों को ईश्वर की कृपा थी जो उनको सुनने को मिला इतना कुछ उपयोगी करना भी एक बहुत बड़ी किस्मत की बात है, योग से जुड़ना भी किस्मत की बात है। किस्मत की बात है वही। गुरु की कृपा भी रही और योग गुरु की कृपा भी रही। वीणा को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। गुरु कृपा सब हर बार हमेशा मिलवाती है हर चीज। जी जी, मैं अब इसकी औपचारिक हम इसका समापन करते हैं, और सुषमा शर्मा मामी जी से अनुरोध करूंगी कि एक मधुर सा गीत गा के आदरणीय मनीषा दीदी का धन्यवाद कर दें। तो औपचारिक चलो, मैं मनीषा जी मेरी गुरु बहन है, तो मैं गुरु जी का भजन ही सुनाती हूँ उनको। स्वागत है, बहुत स्वागत है। मनीषा जी बोलो कौन सा सुनाऊं? जो आपको अच्छा लगे। गुरु जी के तो सब सभी बढ़िया भजन है। आपकी कृपा से, गुरु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। थोड़ा सा आया जो कर तो नहीं रहे हैं, फालतू में मेरा नाम। कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं गुरुदेव को नमन करते हुए 2 ही लाइन गा रही हूँ। और मनीषा जी तो मेरी प्रिय प्रिय सखी, प्रिय बहन, और जो भी कहूँ बस प्रिय में सब आ गया। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका मधुर भजन के लिए। ठीक है, एक बार फिर लिरिक्स याद नहीं थे जी, और समय भी हो गया, तो फिर मैंने कहा सब लोग इतने समय से फिर पूरा गीत कभी सुनाएंगे। जी मनीषा दीदी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। अगले मंगलवार को हम आपके साथ फिर मिलेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे नेचुरोपैथी को लेकर के। तो आज उपस्थित सभी बहनें अगले मंगलवार फिर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है जो मनीषा दीदी के साथ में हम आगे इसके प्रोजेक्ट्स भी करने की सोच रहे हैं, थोड़ा कोरोना का असर कम होगा तो। पर पहले हम जान लेंगे कि नेचुरोपैथी क्या होती है, उससे किन किन बीमारियों का इलाज किस किस तरह से होता है। तो ये जानने के लिए आप लोग अगले मंगलवार को सखी सहेली जरूर से ज्वाइन करें। तो मैं अब इसका औपचारिक समापन करती हूँ, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। जी